नमस्कार। तो बीएसटीसी के विद्यार्थियों, आज आपका एग्जाम था बीएसटीसी का और मेरे हाथ में पेपर है और ये पेपर बहुत ही सिंपल पेपर था हमारे हिसाब से, लेकिन कई स्टूडेंट की तैयारी अगर इतनी अच्छी नहीं है तो ये उनके लिए मुश्किल भी था। तो आज मैं पूरे क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा डिस्कस करूंगा और आंसर की आपको मैं लगवा दूंगा। आप राइट आंसर लगा लेना, आप जो भी करके आए हो। और श्री राम क्लासेस की ओर से जो आपको आंसर की प्रोवाइड की जा रही है उसके अकॉर्डिंग आप मिलान कर लीजिए और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कितने नंबर आपके सही होंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज आपको अच्छे से मिल जाएगी। इसके बारे में भी मैं आपको सबसे लास्ट में बताऊंगा और लेवल बता दूंगा आपको कि पेपर का लेवल बहुत इजी था और बहुत टफ था, मीडियम लेवल का था, और कि कट ऑफ क्या जा सकती है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आपके पास पेपर तो होगा ही और पेपर का मैं एक एक आंसर लगवा देता हूं और इसके आंसर के बारे में पेन कहां गया, आप जरा देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर सबसे पहले आपके सामने मानसिक योग्यता वाला जो क्वेश्चन है उसको आप देख लीजिए। यहां पर मानसिक योग्यता में जो पहला क्वेश्चन है ये कह रहा है कि यदि किसी निश्चित कूट भाषा में नेम को MZLD लिखा जाता है तो उसी भाषा में ओपन को क्या लिखा जाएगा। तो यहां पर जो है इसका सही आंसर जो है, इसका सही आंसर पहले होगा कि ODNM इसका सही आंसर आ जाएगा। उसके बाद में आप देखिए, यानी कि पहले का पहला आंसर है आरती की मां वरुण की बहन की बेटी है, वरुण की मां आरती की मां से किस प्रकार से संबंधित है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है पहला होगा, इसका आंसर होगा नानी, यानी कि वो उसकी नानी लगी। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन आप देखें तो निम्न अंग्रेजी शब्दों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करें और अंत में आने वाले शब्द को चुनें। यानी कि वर्णानुक्रम यानी कि हम क्रमिक रूप से ABCD के हिसाब से लगाते हैं, तो अंत में आने वाले शब्द को चुनेंगे। तो यहां पर अगर आप देखें तो एक्चुएट जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, पहला इसका सही आंसर हो जाएगा एक्चुएट। और 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दूसरों से संबंधित नहीं है। तो यहां पर लिखा है राजस्थान, पंजाब, बिहार और दिल्ली, और ये 3 राज्य है और दिल्ली जो है ये केंद्र शासित प्रदेश है, यानी कि भारत की राजधानी है। तो ये असुमेलित पूछा है तो इसका आंसर आ जाएगा दिल्ली। तो आप पेपर में राइट आंसर आप चेक करते जाएंगे। उसके बाद में यहां पर रीजनिंग का क्वेश्चन है श्रृंखला, यानी कि पूछ रहा है कि श्रृंखला में अगली संख्या को ज्ञात कीजिए। 57, 63, 71, 81 और 93। और 93 के बाद में ये एक सीक्वेंस बन रही है, सीरीज आपने पढ़ा होगा, आपको सुखिंदर सर ने सारी चीजें पढ़ाई थी क्लास में कि सीरीज में किस प्रकार से क्रमिक रूप से बढ़ता है। तो यहां पर आप इसको चेक करेंगे 107, इसके जस्ट बाद में 107 आएगा, तो बी आंसर इसका राइट हो गया। उसके बाद में 31 दिनों वाले एक महीने में तीसरा गुरुवार 16 तारीख को पड़ता है, महीने का आखिरी दिन कौन सा होगा। तो ये क्वेश्चन पूछा है और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसका छठे का आंसर आ जाएगा आपका पहला कि 5वां शुक्रवार इसका सही आंसर होगा। उसके बाद में 7 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़े हैं। तो 7 नंबर कह रहा है कि गीता सीता से बड़ी है, शीला गीता से बड़ी है, मालती शीला और सीता से बड़ी है, इन सभी में सबसे बड़ी कौन है। तो सबसे बड़ी को अगर आपने जिस प्रकार से क्लास में समझा है उसी के अकॉर्डिंग अगर आप इसको सीक्वेंस में लगाते हैं तो इसका आंसर आता है मालती, यानी कि पहला इसका राइट आंसर आएगा। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा शब्द दूसरों से संबंधित नहीं है, यानी कि इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन में असुमेलित का पूछा है। ये कह रहा है इंच, औंस, सेंटीमीटर और गज। तो इसमें अगर आप देखें तो औंस इसका डिफरेंट टाइप का है और बाकी मेजरमेंट से, यानी कि इंच वगैरह ये दूरी मापते हैं और ये वजन मापता है औंस। तो इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा बी, यानी कि औंस इसका सुमेलित नहीं है। उसके बाद में आप देखें 9 नंबर क्वेश्चन, ज्ञात कीजिए कि कौन सी उत्तर आकृति मैट्रिक को पूर्ण करती है। तो इसमें मैट्रिक को पूर्ण करती है, एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है यहां पर कि मैट्रिक को पूर्ण करती है। तो मैं इसको एक बार मिटा देता हूं, ये आंसर जो है आप देखिए इसको पूर्ण करती है, ये पूछ रहा है कि इसको पूर्ण करेगी, यानी कि आप अगर देखें तो इनके सीक्वेंस बन रही है एक, जैसे मान लो कि इसमें देखें तो एक लाइन हटी हुई है, इसमें फिर एक लाइन हट गई, तो इसी प्रकार से इसकी लाइन हटाओगे तो बाहर वाली लाइन आप हटाओगे तो इस प्रकार का
जो बनेगा इस प्रकार का एक सिंगल जो है सर्किल और बीच में प्लस, तो इस प्रकार की सीक्वेंस आप देखें तो डी में इसमें मिल रहा है आपका। तो बहुत ही सिंपल सा रीजनिंग का क्वेश्चन है। उसके बाद में मैथ का क्वेश्चन है। देखो स्टूडेंट कह रहे थे बार बार कि हमें मैथ क्यों पढ़ा रहे हैं, हमें मैथ क्यों पढ़ा रहे हैं, बीएससीसी मैथ आती नहीं है। तो आप देखें बीएससीसी के 5-6 क्वेश्चन मैथमेटिक्स से संबंधित है, हालांकि सिंपल मैथमेटिक्स है। तो आगे से आप ध्यान रखना कि मैथ की क्लास हर बार बीएससीसी में एक मैथ की क्लास लगती है और कुछ बेसिक टॉपिक मैथ के पढ़ाए जाते हैं। तो आप बिल्कुल एकदम आशावादी रहें, पॉजिटिव रहें, क्योंकि जनरल मेंटल एबिलिटी है तो उसमें मैथ के क्वेश्चन डाले जा सकते हैं। तो साधारण ब्याज की दर का क्वेश्चन पूछा है कि साधारण ब्याज की गणना करें यदि मूलधन 5,000 रुपए, ब्याज दर 18% वार्षिक है, तो समय अवधि 4 वर्ष है, उसके अकॉर्डिंग आप उसका जो है धनराशि निकालना है। तो आपको साधारण ब्याज निकालने का सूत्र बताया था सर मनीष सर ने। तो सही इसका आंसर आ जाएगा 36 रुपए, पहला आंसर आ जाएगा 3600 रुपीज। तो 10वें क्वेश्चन का आ गया आपका पहला आंसर। उसके बाद में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। आपको शायद थोड़ा सा हल्का दिखाई दे रहा होगा कि, लेकिन आप आंसर इसमें मिलाते रहें, आपके पास क्वेश्चन पेपर है उसमें आप आंसर मिलाते रहें। तो मेरे पास 11 नंबर क्वेश्चन है और 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 4 वर्ष पहले, यानी कि कह रहा है वो कि 4 वर्ष पहले अमन और भावी की औसत आयु 18 वर्ष थी। वर्तमान में अमन, भावी और चित्रा की औसत आयु 24 साल है और 8 वर्ष बाद चित्रा की आयु क्या होगी। यानी कि आयु से संबंधित है, औसत का यानी कि एवरेज का क्वेश्चन है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आंसर वैसे 36 जो है ईयर आ रहा है, लेकिन एग्जैक्ट यहां पर नहीं मिल रहा है। 30 वर्ष, 32 वर्ष, 28 वर्ष और 25 वर्ष, लेकिन आंसर 36 आएगा। तो उसके आसपास का अगर करेंगे तो 32 आसपास का करेंगे तो सही होगा, लेकिन यहां पर जो है ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा मिस्टेक है। तो आप इसको चेक कर लीजिएगा, आंसर फाइनल आंसर क्या आएगी। तो इसमें रियल में हो सकता है डिलीट हो जाए या बोनस अंक आपको इसका मिल जाएगा। उसके बाद में 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, कथन और तर्क वाला क्वेश्चन है। आपने कथन और तर्क के बहुत अच्छे से क्वेश्चन पढ़े थे, तैयारी भी अच्छी सी की थी, तो मेरे हिसाब से आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं हो सकता। ये कह रहा है कि कथन कह रहा है कि क्या एकल परिवार संयुक्त परिवारों से बेहतर है। अब ये कथन दे दिया, उसके नीचे 2 तर्क दिए हुए हैं और इनके आधार पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और उसमें से आपको राइट ऑप्शन चूज करना है। तो यहां पर आप देखें, कह रहा है कि एकल परिवार संयुक्त परिवारों से बेहतर है। तो यहां अगर देखें, पहला ऑप्शन कह रहा है कि नहीं, संयुक्त परिवार सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं और काम का बोझ भी कम करते हैं। दूसरा कह रहा है हाँ ये सही है, एकल परिवार अधिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं। तो आप देखें तो एकल जो सिंगल परिवार होता है वो छोटा होता है और उसमें फ्रीडम ज्यादा होती है। आपने देखा होगा गांव में जो है जॉइंट फैमिली होती है और वहां पर महिलाएं भी घूंघट रखती है और बच्चों को भी थोड़ा सा बड़े लोगों का डर होता है, दादाजी का डर होता है, तो वहां थोड़ा फ्रीडम कम होता है। लेकिन सुरक्षा की बात करें तो संख्या ज्यादा होती है, सुरक्षा तो होती है संयुक्त परिवार में, ये तो मानना पड़ेगा। लेकिन संयुक्त परिवार में सुरक्षा अधिक है, एकल परिवार में स्वतंत्रता अधिक है। तो ये दोनों इसके सही हो रहे हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा डी, तर्क 1 और 2 दोनों एकदम मजबूत है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न विकल्पों में से दी गई श्रृंखला के अगले पद को लिखिए। यानी कि यहां पर कुछ श्रृंखला दी हुई है इंग्लिश की और इसके बाद में क्या आएगा। आप इस श्रृंखला को अगर थोड़ा सा आप काउंट करें, श्रृंखला वाले क्वेश्चन आपने पढ़े थे, एकदम सिंपल सी श्रृंखला है, तो इसका सी आंसर आएगा KPLC। उसके बाद में 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजी वर्ण वाला में कौन सा अक्षर प्रारंभ से 13वें स्थान पर और अंत से 14वें स्थान पर आता है। तो ऐसा इससे सिंपल और क्या हो सकता है, इसका सी आंसर आ जाएगा M जो है इसका सी आंसर होगा। 15 नंबर, विषम का चयन कीजिए, ईमानदार, उचित, न्याय संगत और पक्षपातपूर्ण। इसमें यह कह रहा है कि डिफरेंट कौन सा है, मतलब बिल्कुल अलग सा। तो ईमानदार, उचित, न्याय संगत ये थोड़े से मिलते जुलते हैं, लेकिन पक्षपातपूर्ण जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका डी। यहां तक तो काफी सिंपल से क्वेश्चन है। आप देखें 16 नंबर क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में CHAL के चाक को कूटबद्ध किया गया है और 38 132 चाक को लिखा है। तो डस्टर को 43 12 59 लिखा है। उसी कूट भाषा में ये कह रहा है कि बोर्ड को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो अगर आप इनके
अक्षर निकालोगे तो इस प्रकार से इसकी जो है कोड वर्ड आ रहे हैं, तो इसी प्रकार से ये निकालोगे तो इसका कोड वर्ड आ जाएगा 26194। उसके बाद में एक श्रृंखला है जिसको पूरा करना है, और श्रृंखला आप देखें कि 2 1 और उसके बाद में ब्रैकेट में 1/2, उसके बाद ब्रैकेट में 1/4, और ये कह रहा है उसके बाद में क्या आएगा, तो यहां पर इसी प्रकार से सीरीज बढ़ रही है, तो 1/8 इसका सही आंसर आ जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बी, 1/8। उसके बाद में देखो यहां क्वेश्चन है 18 नंबर, और ये कह रहा है कि राहुल और सोहन क्रमशः, राहुल और सोहन राहुल और सोहन क्रमशः 5 और 9 वर्ष की आयु के हैं। कितने वर्ष बाद उनकी आयु का योग 24 होगा? यानी कि ये एक जो है मैथ का क्वेश्चन फिर आपके सामने है, आयु का क्वेश्चन है। तो यहां पर अगर आप गौर करेंगे तो दोनों की आयु और इस प्रकार से औसत अगर निकालोगे तो इसका 5 वर्ष इसका आ जाएगा सी आंसर। तो कितने वर्ष बाद, यानी कि वर्ष बाद में उसकी आयु का योग जो है 24 हो जाएगा, तो 5 वर्ष के बाद में इसका सही आंसर आ जाएगा। तो 18 नंबर का आ गया आपका सी आंसर, 5 वर्ष। तो 19 नंबर क्वेश्चन देखिए कि विषम आकृति ज्ञात करें। विषम मतलब डिफरेंट आकृति। यहां पर 4 आकृतियां आपको दी हुई है, और इसमें डिफरेंट आकृति की अगर आप बात करेंगे तो यहां पर 1 2 3 और 4 आकृतियों में इस प्रकार से ये घूम रही है, इधर घूमी और फिर इसको इस साइड में आना चाहिए था, तो 3 इसका जो है थोड़ा डिफरेंट आकृति है, तो आंसर आ जाएगा इसका 3। उसके बाद में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और 20 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, और 20 नंबर क्वेश्चन आपका रीजनिंग से संबंधित है। और रीजनिंग का क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देखो, निम्नलिखित में से कौन सा अधिवर्ष है, यानी कि लीप ईयर पूछा है आपने। रीजनिंग में लीप ईयर पढ़े होंगे कैलेंडर वगैरह में, तो 1800, 2003, 2016 और 1997 में, इसमें लीप ईयर जो है 2016, सी आंसर इसका आ जाएगा। उसके बाद में आप देखें 21 नंबर क्वेश्चन, ये कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार अवरोही यानी कि डिसेंडिंग क्रम में व्यवस्थित करें। आरोही और अवरोही, आरोही का मतलब होता है बढ़ता क्रम और अवरोही का मतलब होता है घटता क्रम, यानी कि घटते क्रम में सबसे बड़ा पहले लिखना है और छोटा उसके बाद में लिखना है। तो इसी प्रकार से आप यहां पर जो ये जो वर्ड दिए हुए हैं, तो कैलेंडाइन, सेलुलर, सीज फायर, तो इन सब को अगर आप इनके लेटर को सीक्वेंस बनाए इंग्लिश के हिसाब से, तो इसका बी आंसर करेक्ट आता है, यानी कि 2 4 1 2 5 1 4 3, ये इसका सही सीक्वेंस बन रहा है। तो 21 नंबर का आंसर आ जाएगा आपका बी, मिलान कर लेना। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा कीजिए। श्रृंखला को आप पूरा करेंगे, यहां पर 53 53 40 40 27 27, और उसके बाद में इसकी जो श्रृंखला बनेगी, यहां श्रृंखला इस प्रकार से घट रही है, तो इसका आंसर आ जाएगा पहला कि इसके बाद में आएगा 14, श्रृंखला आ जाएगी आपकी अगली 14। 23 नंबर देखिए, यदि फुटबॉल को हॉकी, हॉकी को बास्केटबॉल, बास्केटबॉल को क्रिकेट, क्रिकेट को कबड्डी कहा जाता है, तो मेजर ध्यानचंद कौन सा खेल खेलता है? लेकिन यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूज वाला है। मेजर ध्यानचंद सबको पता है कि हॉकी से संबंधित है, लेकिन ये कह रहा है क्या है, देखो कि हॉकी को क्या कह दिया, बास्केटबॉल कह दिया। तो अब जो है हॉकी का मतलब बास्केटबॉल है, तो ध्यानचंद जो है आपका हॉकी से नहीं होगा, ध्यानचंद किससे होगा, अब बास्केटबॉल से संबंधित होगा। तो रीजनिंग का है, और इसको आप जीके का बिल्कुल नहीं माने, और काफी स्टूडेंट ने इसका आंसर हॉकी किया है। तो 23 नंबर का आंसर आपका आगे डी। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, आर का घर एम के घर के ठीक सामने है। आर उत्तर पूर्व की ओर जाता है और एम के घर पहुंच जाता है। यदि एम को आर के घर जाना है तो एम को किस दिशा में जाना चाहिए? यानी कि ये दिशा से संबंधित रीजनिंग का क्वेश्चन है। आप इसका आंसर आराम से निकाल लीजिए। इसका आंसर आएगा पहला, दक्षिण पश्चिम जो है इसकी सही दूरा जो दिशा इसकी आ जाएगी। 25 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो आपका मैथ से संबंधित है या रीजनिंग का है। रीजनिंग क्या सीरीज का क्वेश्चन है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी? यानी कि जिस प्रकार से 3 से लेकर 3 5 7 9 18 30 42 और उसके बाद में यहां पर जो आकृति आ जाएगी आपकी 54, यानी कि बी आंसर इसका आ जाएगा। उसके बाद में आप देखिए कि 26 नंबर क्वेश्चन, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। या ये कह रहा है कि बंदूक गोली से संबंधित है, तो चिमनी किससे संबंधित होगी? एकदम सिंपल है, चिमनी धुआं, बंदूक से गोली निकलती है और चिमनी से धुआं, तो आंसर आ जाएगा डी आपका।
उसके बाद में 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्दों को एक शब्दकोश की वर्णमाला में व्यवस्थित करें। एक शब्दकोश की वर्णमाला में आपको व्यवस्थित करना है, और वो इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन आ गया। देखो यहां पर 4 इंग्लिश में 1 2 3 4 वर्ड दिए हुए हैं, और वर्णमाला के अनुसार यानी कि ABCD के अकॉर्डिंग इसके अंदर जो लेटर आ रहे हैं उसको आपको व्यवस्थित करना है। और आप इसको व्यवस्थित करेंगे तो N के बाद में क्या आएगा, O के बाद में क्या आएगा, तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा B, जिसमें 4 1 2 और 3 इसकी सही सीक्वेंस बन रही है। तो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह आकृति ज्ञात कीजिए जो अन्य सभी आकृतियों से भिन्न है। आकृति का क्वेश्चन है, रीजनिंग का, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो आप अगर गौर करें तो ये पूरी आकृति पूरी ये दो कटी हुई है, तो इसका आंसर आ जाएगा ये पहला ही, तो इसका आंसर आएगा बी में लिखा है 1 नंबर, तो ये इसका सही आंसर हो गया 28 नंबर क्वेश्चन का बी। उसके बाद में 29 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो 29 नंबर क्वेश्चन आप देखें कि निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख यानी कि वेन डायग्राम पुरुषों, महिलाओं और शिक्षकों के मध्य सही संबंध दर्शाता है, यानी कि पुरुष, महिला और शिक्षक की बात कर रहा है। तो आप अगर गौर करें तो शिक्षक जो होता है वो पुरुष भी हो सकता है और महिला भी हो सकती है। तो इसका अगर सही निकालें तो सी इसका सही आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहां पर जो शिक्षक है वो पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है, तो बी नहीं, इसका सी आंसर आएगा। 30 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो 30 नंबर क्वेश्चन है, यदि सप्ताह के 6 दिन के लिए 10 श्रमिकों की मजदूरी 1200 रुपए है तो 4 श्रमिकों की एक दिन की मजदूरी क्या होगी, यानी कि ये आपको कार्य और दिवस वाला जो क्वेश्चन है मैथमेटिक्स से संबंधित है, और लेकिन सिंपल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो इसका आंसर आप निकालें मजदूरी, तो सी आंसर यानी कि 80 रुपए इसकी एक दिन की मजदूरी निकल कर आ जाएगी। तो 30 नंबर का आंसर आ जाएगा आपका सी। उसके बाद में 31 देखिए, निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त अक्षरों को ज्ञात कीजिए। यहां पर इस प्रकार की एक सीक्वेंस बन रही है, और इस सीक्वेंस को आप इस प्रकार से बनाते जाइए कि यहां वाली पूरी कर दें और यहां भी वो इस प्रकार से कंटिन्यू चले, तो इस सीक्वेंस को पूरा करेगी आपका बी आंसर, जिसमें आएगा सी डी ई ए बी। ये सारी चीजें आपको क्लास में एक एक करके बताई है और रिवीजन भी करवाया है। जिस स्टूडेंट ने टाइम पर कंप्लीट कोर्स किया है, देखो जो लास्ट के 10-15 दिन पहले आए हैं उसका तो हम कह नहीं सकते कि उनका हो सकता है कुछ टॉपिक रह गए होंगे, लेकिन हमने खूब जो है प्रयास किया है, 10-10 घंटे क्लास में लगाकर आपका कोर्स जो है एकदम ठीक टाइम पर करवाया। 5 दिन पहले आपका कोर्स कंप्लीट कर दिया था, रिवीजन करने के लिए आपको टाइम भी दिया था। इस बार गवर्नमेंट ने टाइम बहुत ही कम दिया था, 1 महीने का टाइम दिया था नोटिफिकेशन के बाद में, फॉर्म के बाद में, लेकिन 1 महीने में आपका BSTC का कंप्लीट कोर्स करवाया है। तो ये हमने आपसे कमिटमेंट किया था कि कोर्स हम आपका एकदम पूरा करवाएंगे, एक भी टॉपिक आपका बाकी नहीं रहेगा। अगर कोई भी स्टूडेंट ये कंप्लेन कर दे कि मेरा टॉपिक जो है बाकी रहा है, अगर कोई स्टूडेंट 1 महीना क्लास में बैठा है तो उसका कंप्लीट जो है उसका कोर्स पूरा हुआ है। तो ये सारी चीजें आपको क्लास में बताई गई है, तो आप ध्यान से देखें। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक आयताकार रेक्टेंगल मैदान की एक भुजा 16 मीटर है और उसका एक विकर्ण यानी कि डायगोनल 20 मीटर है। तो मैदान का क्षेत्रफल यानी कि क्षेत्रफल का क्वेश्चन है, और इस क्षेत्रफल का अगर निकालेंगे तो 196 मीटर स्क्वायर इसका मैदान का, आयताकार मैदान का क्षेत्रफल आ जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक घड़ी में घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण ज्ञात करें और जब समय 4:10 हो। घड़ी जो है आपको बार बार घड़ी दिखा कर ये सारे क्वेश्चन आपके कोण बताए गए हैं कि इतना बजने पर कितना डिग्री का कोण बन रहा है, इतना बजने पर कितना डिग्री का कोण बन रहा है, ये प्रैक्टिकल कर करके आपको बताया गया था। तो इसका 65 डिग्री का कोण बनेगा, सही आंसर होगा इसका सी। उसके बाद में 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, जहाज संबंधित है कप्तान से, उसी प्रकार से समाचार पत्र किससे संबंधित होगा। यानी कि जहाज को कप्तान चलाता है तो समाचार पत्र को संपादक चलाते हैं, एकदम सिंपल है। यहां पर संपादक इसका सही आंसर आ जाएगा पहला। 35 क्वेश्चन नंबर देखिए, सुरेंद्र सीधा खड़ा होकर सूर्योदय को देख रहा है, तो बताइए उसका दाहिना हाथ किस दिशा में होगा। सूर्योदय आपको पता है सनराइजेज इन द ईस्ट, यानी कि आप सूर्य की तरफ आप जब मुंह करते हो तो आप पूर्व की तरफ देख रहे हो, और पूर्व की तरफ देखोगे तो ये कह रहा है कि उस समय दाहिना हाथ जो है बाएं हाथ की तरफ आपका उत्तर हो जाएगा। जैसे मैं सूर्य की तरफ खड़ा हूं तो ये पूर्व है, तो पूर्व पश्चिम, तो यहां उत्तर आएगा और यहां दक्षिण आएगा, ये मेरा दाहिना हाथ है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका डी दक्षिण।
35 नंबर का आंसर आ जाएगा आपका दक्षिण। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन बिना प्रैक्टिस किए सिंपल होता नहीं है। सिंपल आपका तभी होगा जब आपने भरपूर अच्छे से प्रैक्टिस की है, मेहनत की है। और मैं दाद देता हूं उन स्टूडेंट की जिन्होंने हमें पूरा फॉलो किया, 7-7 घंटे सेल्फ स्टडी किया और यहां पर 8-8 घंटे क्लासें भी ली और पूरे डेडिकेशन से उन्होंने पढ़ाई की थी, और उन बच्चों का सिलेक्शन हो गई होगा, क्योंकि भगवान ने आज तक किसी की मजदूरी बाकी नहीं रखी है। ये हमारा पूरा जो है परम कर्तव्य बनता है कि विद्यार्थियों के हित में हम सब लोग मिलकर काम करें और डाउट सोल्व करें। देखो कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि हो सकता है अपना हो जाए, तो हो सकता वाला आप दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि ये कंपटीशन एग्जाम है और कंपटीशन में आप हर एक एक चीज को थोड़ा सा सीरियसली लेना पड़ेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन, रिक्त स्थान ज्ञात कीजिए। यहां पर एक सीरीज बन रही है, आप अगर देखें P21 J28 और इसी प्रकार से G19, तो उसके बाद में किस प्रकार की सीरीज यहां पर बनेगी? तो इस क्वेश्चन के आंसर अगर आप देखें तो यहां पर आ जाएगा PJG, इसकी सीरीज आपकी आ जाएगी A26, डी आंसर आ जाएगा आपका। 37 नंबर देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। चंद्रमा सैटेलाइट से संबंधित है, तो पृथ्वी किससे संबंधित होगा? तो चंद्रमा सैटेलाइट है यानी कि उपग्रह है, तो यहां पर जो है पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है। सैटेलाइट का मतलब उपग्रह होता है और चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, तो पृथ्वी क्या है? तो पृथ्वी ग्रह है, तो बी आंसर आ गया आपका। उसके बाद में 38 नंबर क्वेश्चन है कि एक घड़ी अपराह्न 3:30 बजे का समय दिखाती है। यदि मिनट की सुई हर घंटे 2 मिनट आगे बढ़ती है तो सुबह 4 बजे तक घड़ी कितने मिनट आगे बढ़ जाएगी? तो आप इसका आंसर लगा लीजिए, सी 25 मिनट का गैप आ जाएगा अगर 2-2 मिनट से अगर वो इस प्रकार से आगे बढ़ती है तो। 39 क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए शब्दों को उनके उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी कि शब्द दिए हुए हैं कि सुबह चेहरा धोना, दांत साफ करना, स्नान करना। एकदम सिंपल है कि सुबह, सबसे पहले तो सुबह होती है, उसके बाद में सुबह उठते ही हम क्या करते हैं? मुंह धोते हैं, उसके बाद में दांत साफ करते हैं, उसके बाद में स्नान करते हैं। तो यहां पर एक सीक्वेंस बन रही है कि सुबह पहले आएगा ए, उसके बाद में बी, उसके बाद सी, डी, तो इसका आंसर आ जाएगा ए बी सी डी, डी आंसर इसका 39 नंबर का। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, रिक्त स्थान को पूरा करना है। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जूता चमड़े से संबंधित है, तो रबड़ किससे संबंधित होगा? एकदम सिंपल है कि रबड़ लेटेक्स से संबंधित होगा। 41 नंबर, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। व्यक्ति जीवनी से संबंधित है, तो राष्ट्र किससे संबंधित होगा? यानी कि व्यक्ति के बारे में उसकी जीवनी से पता लगता है, तो एक राष्ट्र के बारे में उसके इतिहास से तो पता लगता है, तो राष्ट्र का आ जाएगा अपना इतिहास, डी आंसर, एकदम सिंपल है। उसके बाद में मैथ का क्वेश्चन है कि निम्न समीकरण, इक्वेशन दी हुई है, में दोनों x के स्थान पर क्या आना चाहिए? यहां पर एक इक्वेशन आपको इस प्रकार की दी हुई है और x जो है पूछा गया है कि ये x और ये x, इसके स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो आप इसको कैलकुलेशन करें, आपको ये क्लास में सोल्व भी करवाए इस टाइप की क्वेश्चन मनीष सर ने। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका 12, तो x का मान कितना होगा? 12। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित 4 में से कोई 3 अंक समान है किंतु एक अंक समान नहीं है, कौन सा अंक समान नहीं है? यानी कि बिल्कुल डिफरेंट पूछा है। आप अगर देखें 49, 331, 25, 81, तो आप अगर इसको ऐसे भी देखें तो ये 3 अंकों का है, बाकी 2-2 का है, तो इसका बी आंसर आ जाएगा 331, कौन सा समान नहीं है? तो 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका आ गया, 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी 331। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 4 के समूह में शामिल नहीं होगा? यानी कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें एक जो है समूह नहीं है। तो नारंगी, हरा, लाल और रंग, आप अगर गौर करें तो 3 इसमें रंग है और एक शब्द है, नारंगी, हरा, लाल और रंग, तो रंग जो है ये अलग आ गया इसका आंसर। 45, तो 44 का आंसर लगा दीजिए आप डी। 45 नंबर देखिए, निम्न में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या आप अगर देखें तो 15/23, 2/7, 19/21 और 8/13। इसमें बड़ी संख्या अगर कभी भी निकालना होता है और डिवाइडेशन में अगर संख्या दी हुई है तो आप गैप देखें कि दोनों के बीच में गैप सबसे कम कौन से में, तो आप अगर इसमें देखेंगे तो सी वाला जो है 19 और 21 का गैप सबसे कम है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी।
46 नंबर क्वेश्चन देखिए कि पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद पिता की आयु 2 गुना पुत्र की आयु का 5 गुना होगा। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु पूछिए। तो आयु से संबंधित क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है। मैथ से डरने वालों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे क्वेश्चन जो है आप डे टू डे लाइफ में हमेशा सोल्व करते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा 45 वर्ष और 15 वर्ष, यानी कि पिता की उम्र 45 साल है और पुत्र की उम्र कितनी होगी? 15 साल। यानी कि ये कह रहा है कि 5 वर्ष बाद पिता को 2 गुना और पुत्र की आयु 5 गुना हो जाएगी। यानी कि पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी है? 3 गुनी। तो 15 3 45, तो बी आंसर आ जाएगा। 47 नंबर, दिए गए संयोजन की जल छवि से मेल खाता हुआ विकल्प चुनिए। यानी कि यहां पर आपको एक कुछ संख्या दी हुई है RAJ 58,9D8। हमेशा ध्यान रखें, जल प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। जैसे ये दिखाई दे रहा है, जल में इस प्रकार से बनेगा, जल में वो उल्टा हो जाएगा। तो जल में अगर इसको उल्टा देखें तो यहां पर इसका आंसर आएगा डी। तो ये इसका सही चित्र बनेगा। 47 के बाद में 48 नंबर देखिए, नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मैं थोड़ा जूम कर देता हूं। चलिए 48, नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्रस्तुति, अनुशंसा, आगमन, चर्चा और परिचय। यहां पर एक सार्थक क्रम दिया हुआ है कि मान लो कि एक व्यक्ति है, वो उसका आगमन हुआ है। आगमन, मान लो कि आप कहीं भी जा रहे हो तो सबसे पहले, मान लो कि नई जगह कहीं जा रहे हो तो सबसे पहले जैसे आप आगमन करोगे, आगमन के बाद में आपका चर्चा मतलब परिचय होगा। सबसे पहले परिचय, इंट्रोडक्शन, आगमन, आगमन के बाद में परिचय, और परिचय के बाद में यहां प्रस्तुति, यानी कि कुछ अपना प्रस्ताव आप रखोगे तो प्रस्तुति आ जाएगा 3 नंबर पे। और प्रस्तुति के बाद में आपका चर्चा, और चर्चा के बाद में अनुशंसा। तो इसका गौर करें तो इसका आंसर आएगा सी, यानी कि 3 5 1 4 2, ये इसकी सही सीक्वेंस बनेगी। यानी कि 3 पहले आ जाएगा आगमन, और 5 आ जाएगा परिचय, आगमन के बाद में परिचय होगा, और उसके बाद में प्रस्तुति होगी, और प्रस्तुति के बाद में आपका चर्चा होगा, और चर्चा के बाद में अनुशंसा होगा, यानी कि लास्ट में उसकी अनुशंसा की जाएगी। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, निश्चित कोड में टाइगर को QDFHS लिखा जाता है, उसी कोड में फिश को किस प्रकार से लिखा जाएगा? तो ये भी एक कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। तो आप अगर टाइगर का कोड निकालते हैं ये, तो इसी बेस पर आराम से आप फिश का कोड निकाल सकते हैं, जिसका आएगा GRHE। उसके बाद देखिए 50 नंबर क्वेश्चन, श्रृंखला में विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि 12 12 24 72 और 288। तो मल्टीप्लाई किया जा रहा है। 12 को 1 से मल्टीप्लाई तो 12, और फिर 12 को 2 से मल्टीप्लाई तो 24, 24 को फिर जो है मल्टीप्लाई किया है। तो इसी प्रकार से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आगे आप बढ़ते जाओगे। तो ए आंसर आ जाएगा 1440 नंबर, इसका संख्या आ जाएगी। 50 का ए आ गया। उसके बाद में 51 50, यानी कि पहला जो है कंप्लीट हो गया आपका। रीजनिंग वाला पोर्शन जो है यहां पर कंप्लीट होता है, और रीजनिंग में 50 में से आपके 40 तो कम से कम सही होने चाहिए। इस प्रकार का जो पेपर है, 40 से ज्यादा जो है अगर होता है तो बहुत शानदार पेपर है आपका, मिलान कर लीजिए। उसके बाद में राजस्थान जीके का है, राजस्थान जीके से संबंधित है अगले 50 क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान में अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभा में आरक्षित सीटों का क्रम पूछा है। अनुसूचित जाति का पूछा है, लेकिन ध्यान रखना जनजाति का नहीं है। राजस्थान में एससी और एसटी की अगर बात करें तो 25 जो है 25 सीट राजस्थान में, विधानसभा की बात कर रहा हूं, 25 सीट अपने शेड्यूल ट्राइबल की है, और 34 सीट जो है शेड्यूल कास्ट की है। लेकिन आप बात करें अगर केंद्र में लोकसभा के अनुसूचित जाति की कितनी सीट राजस्थान से है, तो 4 सीट है। तो इसका आंसर आ जाएगा पहला 4 और 34। यानी कि ध्यान से देखना, लोकसभा केंद्र की बात कर रहा है और ये राज्य की बात कर रहा है। यानी कि दिल्ली में लोकसभा है, वहां राजस्थान से अनुसूचित जाति की 4 सीट है, और राजस्थान के अंदर 34 सीट है। चलिए 52 नंबर, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल कार्यशील जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि कार्य
में लगा है। आंकड़े अगर देखें तो बहुत ज्यादा दूर दूर है। हम बार बार कहते हैं कि भारत की लगभग 60 से 65% आबादी हमारी कृषि और पशुपालन पर निर्भर है। तो इसका आसपास जाए तो 62% इसका सही आंसर आ गया डी। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा किला कुंवारा किला के नाम से प्रसिद्ध है। मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूं आपकी सुविधा के लिए। हो जा नहीं होगा, ये कह रहे नहीं होगा, ठीक है, नहीं आएगा तो मत हो। चलिए, तो निम्नलिखित में से कुंवारा किले की बात करें तो यहां पर बाला किला, बदनौर किला, बडनेर किला, गागरोन किला, बाला किला इसका कुंवारे किले के नाम से जाना जाता है। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए। 53 का आंसर ए देख चेक कर लीजिए। 54 है महाकवि माघ द्वारा रचित शिशुपाल वध। शिशुपाल वध किस शताब्दी की रचना है? ग्रंथ का नाम दिया है शिशुपाल वध। आपको पता है महाकवि माघ की रचना है और 8वीं शताब्दी की रचना है ये, तो ए आंसर इसका लगा लीजिए। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए। 55 नंबर हाँ, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में तीसरी सबसे ज्यादा धर्मावलंबी, यानी कि राजस्थान की बात करें तो सबसे ज्यादा तीसरे स्थान पर धर्मावलंबी की बात करें तो यहां पर जैन, सिख, मुस्लिम, तो यहां पर तीसरे स्थान पर सिख है। तो हिंदू हो गए, दूसरे मुस्लिम हो गए और तीसरे स्थान पर आपके सिख हो गए। 56 नंबर देखिए। राजस्थान के संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है? और बार बार जो है इसको आपको बताया गया है, बार बार लिखवाया गया है, नोट्स में भी दिया है, टेस्ट में भी डाला है। और ये मुझे लग रहा है एक भी स्टूडेंट का ये क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। 4 बार राष्ट्रपति शासन राजस्थान में लगा है, तो इसका 4 बार सही आंसर आ जाएगा डी आंसर। 1967, 1977, 1980 और 1992 ये राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा है। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर अंग्रेजों की सैनिक छावनी नहीं थी? 1857 की क्रांति के टाइम में आपको पता है कि टोटल 6 सैनिक छावनियां थी। नीमच थी, देवली थी, नसीराबाद, यहां पर शाहपुरा सैनिक छावनी नहीं थी। आदि वो पर्दा थोड़ा सही कर दो। उसके बाद में आप देखें 58 नंबर क्वेश्चन, 58 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आप डटे रहें। मुझे पता है आज आप एग्जाम देके आए हैं और आप बिल्कुल थके हुए हैं, लेकिन हिम्मत रखें। कोई भी बड़ा बदलाव आता है तो आपको पता है थकान भी होती है, मुश्किलें भी आती है, दिक्कतें होती है, लेकिन हम सब लोग डटे रहेंगे और आपका भगवान सुनाई करेगा और जरूर आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 58 नंबर, राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित रेलवे स्टेशन, यानी कि मध्य प्रदेश और सीमा पर स्थित रेलवे स्टेशन का नाम पूछा है। नवापुर, मुन्नाभाव, झालावाड़, भवानी मंडी। ये क्वेश्चन कई बार आया है, कई एग्जाम आए हैं, तो हम आपको बार बार कह रहे हैं कि आए हुए क्वेश्चन जो है आप जरूर जो है देखें, जरूर प्रैक्टिस करें। और यहां आपको जो डीपीपी दी जा रही थी, आपको नोट दिए जा रहे थे, उन नोट्स के पीछे आधे क्वेश्चन आए हुए डाले गए ताकि रिपीट होने वाला क्वेश्चन आपका एकदम सही हो जाए। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किसे मिर्जा राजा के रूप में जाना जाता है? ये नाम जो है सुन सुनकर आपके कान पक गए होंगे। मिर्जा राजा जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह। तो इसका आंसर जय सिंह होगा, बी आंसर मिर्जा राजा। 60 नंबर क्वेश्चन देखें। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है, यानी कि सुमेलित जो है नहीं है? अलवर, मेवाती, यानी कि भाषा से संबंधित है ये। झुंझुनू, शेखावाटी, झालावाड़, हाड़ौती, यानी कि सही है तो झुंझुनू में शेखावाटी बोली जाती है, झालावाड़ में हाड़ौती बोली जाती है, अलवर मेवाती है, भरतपुर ढूंढाड़ी। तो सी आंसर होगा भरतपुर में ढूंढाड़ी भाषा नहीं है। ढूंढाड़ी जो है जयपुर और टोंक उसके आसपास बोली जाती है। तो 60 नंबर जो है उसका आंसर आप लगा लीजिए सी। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए। राजस्थान का कौन सा भाग रेगिस्तान है? राजस्थान का कौन सा भाग रेगिस्तान है? जहां हम रहते हैं वो रेगिस्तान है और हम पश्चिमी राजस्थान में रहते हैं, एकदम सिंपल है। तो 61 नंबर का सी आंसर होगा कि राजस्थान का पश्चिमी भाग जो है वो रेगिस्तान है।
उसके बाद 62 नंबर, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रसिद्ध कोलवी की गुफाएं हैं? कोलवी की गुफाओं का ये क्वेश्चन जो है रीट में पूछा गया था, 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है। ये झालावाड़ इसका सही आंसर होगा, कोलवी की गुफाएं। 63 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस हिंदी माह में गणगौर मनाई जाती है? यानी कि हिंदी महीने का गणगौर, ये RS प्री में भी क्वेश्चन आया था पिछली बार, गणगौर जो है कब मनाई जाती है? तो यहां पर इसमें चैत्र जो है इसका सही आंसर आ गया आपका बी, 63 नंबर का। उसके बाद में हम बात करते हैं 64 नंबर क्वेश्चन। 64, बम नृत्य। बम नृत्य निकटता से किन जिलों से संबंधित है? यानी कि पूछ है बम का मतलब होता है नगाड़ा, बम वो मारने वाला नहीं नगाड़ा। तो अलवर और भरतपुर जो है बम नृत्य से संबंधित है। और जब आपने लोक नृत्य पढ़े थे तो लोक नृत्यों में सबसे ज्यादा जो है इसी को आपको याद करवाया जाता है, बार बार जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं उनके बारे में बार बार आपको बताया जाता है। तो 65 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के रूप में प्रसिद्ध है? 5वें पुत्र एकदम सिंपल है, जमनालाल बजाज। 4 उनके खुद के थे, 5वां पुत्र जमनालाल बजाज। 66 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान में 1857 के विद्रोह का आरंभ कहां से हुआ था? नसीराबाद, कोटा, देवली, नीमच। तो नसीराबाद से, अजमेर के नसीराबाद में सबसे पहले 1857 की क्रांति का बिगुल बजा था। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में उष्णकटिबंधीय वन कहां पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय वन जो है ये थोड़ा सा डाउट वाला क्वेश्चन है। उष्णकटिबंधीय वैसे अपना अगर देखें तो एक जलवायु होती है, जलवायु से संबंधित, और अगर इसका निकटतम आंसर हम निकालें तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर इसका निकटतम आंसर आ जाएगा। बाकी जलवायु से संबंधित है और वन जो है इसमें लिखा हुआ है वन, तो हो सकता है आंसर की में कुछ अलग आ जाए, लेकिन अब हम निकटतम निकालेंगे तो इन ऑप्शन में तो बांसवाड़ा डूंगरपुर ही निकलेगा। उसके बाद में आप देखें 68 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का संबंध विजय सिंह पथिक से नहीं था? विजय सिंह पथिक के बारे में आपने सुना होगा कई बार, राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, राजस्थान ज्योति, तरुण राजस्थान। तो राजस्थान ज्योति जो है विजय सिंह पथिक से संबंधित समाचार पत्र है, सॉरी समाचार पत्र नहीं है, बाकी विजय सिंह पथिक से संबंधित है, और सी जो है नहीं है। 69 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस पद का निर्वहन भैरों सिंह शेखावत ने नहीं किया? पॉलिटी का क्वेश्चन है, भैरों सिंह शेखावत ने किस पद का निर्वहन नहीं किया? राजस्थान में आपको पता है भैरों सिंह शेखावत मुख्यमंत्री रहे 3 बार और देश के उपराष्ट्रपति रहे हैं 1 बार, और आपको पता है कि राजस्थान में ये विपक्ष में भी बैठे हैं, विपक्ष के नेता भी राजस्थान में रहे हैं। तो आप अगर देखें उपराष्ट्रपति भारत के रहे हैं, ये बात सही है, राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, ये बात सही है, और विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर और विधानसभा के अध्यक्ष, तो अध्यक्ष नहीं रहे हैं, तो इसका आंसर आ गया सी, विधानसभा अध्यक्ष भैरों सिंह शेखावत कभी नहीं बने। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम राजस्थान में नहीं होता है? बनास का होता है, बाणगंगा का होता है, काली सिंध, बांडी। काली सिंध इसका सही आंसर आ गया, जिसका मध्य प्रदेश से उद्गम होता है। 71 नंबर, भारत के संविधान के अनुसार राजस्थान में मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम संख्या, मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद की संख्या, आपको बार बार बताया था 91वां संविधान संशोधन 2003 के अंतर्गत मंत्री परिषद की संख्या अधिकतम 15% कर दी गई थी विधानसभा की कुल संख्या के, तो मंत्री में मुख्यमंत्री भी शामिल है। तो राजस्थान में विधानसभा में 200 सीट है, 200 का अगर आप 15% निकालें तो 30 आएगा, तो इसका सही आंसर कितना जाएगा? सही आंसर आ जाएगा अपना 30, इसका सही आंसर आ जाएगा 30। उसके बाद में क्वेश्चन आप देखिए 72 नंबर, राजस्थान में सबसे पहला सीमेंट कारखाना कहां स्थापित किया गया? राजस्थान का पहला सीमेंट कारखाना लाखेरी नाम से फेमस है, सी आंसर आ जाएगा आपका लाखेरी। 73 नंबर क्वेश्चन में, राजस्थान में सम्मेला एकदम सिंपल है, कई बार सुनते हैं, बार बार सुनते हैं। सम्मेला शादी से संबंधित है, जन्म से, मृत्यु से, तलाक से, विवाह से। 74 नंबर, बादल महल के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? बादल महल की बात करें, बादल महल का निर्माण परेवा लाजवर्थ पत्थर से हुआ है, यह गेरब झील के किनारे स्थित है, यह राजपूत और मुगल स्थापत्य कला का मिश्रण है, यह उदयपुर का शानदार महल है। तो आंसर आ जाएगा डी, बादल महल उदयपुर का शानदार महल नहीं है, बाकी ये तीनों सही है, और पूछा है नहीं, गलत पूछा है इसमें, तो 74 का आंसर आ जाएगा आपका डी लास्ट वाला।
आपको इसमें अगर कम दिखाई दे रहा है तो आंसर जो सीक्वेंस है इसकी, इस पेपर की सीक्वेंस आपकी सेम ही है, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी मैं आंसर इसका बोल रहा हूं, तो अगर किसी को डाउट है तो आप मिला सकते हो अच्छे से। निम्न में से कौन सा युग्म राजस्थान की जलवायु के संबंध में सही नहीं है? जलवायु के बारे में गलत क्वेश्चन पूछा है कि शुष्क जलवायु भरतपुर, सवाईमाधोपुर, धौलपुर। आर्द्र शुष्क, एक्चुअल में आर्द्र शुष्क लिखा है, वो अर्ध शुष्क होता है, थोड़ा इसमें मिसप्रिंट है ये। बीकानेर, बाड़मेर, चूरू। और उपार्द्र जलवायु जयपुर, अजमेर, सीकर। आर्द्र जलवायु कोटा, भरतपुर, सीकर। तो ये पूछा है, गलत पूछा है, और तो इसका सही आंसर ए होगा कि शुष्क जलवायु, यहां पर भरतपुर, सवाईमाधोपुर, यहां पर शुष्क जलवायु नहीं है। शुष्क जलवायु हमेशा ध्यान रखें पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। तो 75 के बाद में हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मंदिर को चूहों का मंदिर कहा जाता है? और चूहों का मंदिर, हम छोटे बड़े यहां इस मंदिर के आसपास ही हुए हैं, तो कितनी भी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। करनी माता का मंदिर जो है चूहों की देवी के रूप में प्रसिद्ध है। 77 निम्नलिखित में से किस कला विद्या में अपने अमूल्य योगदान के लिए श्रीलाल जोशी को पद्मश्री पुरस्कार मिला है? श्रीलाल जोशी आपको पता है कि फड़ पेंटिंग के लिए जाने जाते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका बी, फड़ पेंटिंग। 78 नंबर रानी दादी सती माता का मंदिर झुंझुनू में है, और ये दादी माता की मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। 79 वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार प्रसिद्ध चित्तौड़ किले का निर्माण किसने करवाया था? चित्तौड़गढ़ किला जो है चित्रांगद मौर्य के द्वारा बनाया गया है। वीर विनोद के ग्रंथ में इसका उल्लेख है, तो आंसर आ जाएगा ए, चित्रांगद। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, पुस्तक और उसके लेखक के निम्नांकित युग में कौन सा सुमेलित नहीं है? यानी कि असुमेलित की बात की जा रही है। और हरिकेली, विग्रहराज, गोरा बादल की चौपाई, हेमरत्न सूरी, रसिक प्रिया, महाराणा कुंभा, आनंद विलास, हरिभूषण। तो यहां पर हरिकेली और ये सब सुमेलित है, डी आंसर इसका आ जाएगा राइट, जहां आनंद विलास, हरिभूषण का ये युग्म असुमेलित है। 81 नंबर क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला श्रृंखलाओं का विस्तार पूछा है, यानी कि अरावली पर्वतमाला की श्रृंखला दिशा पूछी है कि कौन सी दिशा में, तो आप अगर गौर करेंगे तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, इस प्रकार से, जैसे राजस्थान है, ये राजस्थान है, तो अरावली पर्वतमाला उत्तर पश्चिम से दक्षिण, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, इस प्रकार से। उसके बाद में आप देखें 82 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नांकित जिलों में से किन में 56 का मैदान है? 56 का मैदान गुजरात के आसपास की बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर का क्षेत्र है, तो इसका आंसर आ जाएगा डी, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। 56 गांवों से मिलकर बना है कांठल, इसको कांठ का क्षेत्र या कांठल भी कहते हैं। तो 83 नंबर देखो, संभ सभा, गोविंद गुरु। तो संभ सभा की स्थापना गोविंद गुरु ने की, डी आंसर। 84 जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में पशुधन का कितना प्रतिशत है? जनगणना और पशुधन 19.17, 14.29, 11.26, 8.27। अगर आप इसको गौर करेंगे तो ये जनगणना मनुष्यों के लिए होती है और यहां पशुगणना पशुओं के लिए होती है। तो 2011 में जनगणना आसपास जो है पशुधन की अगर बात करें तो 11.26 है, लेकिन ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है मिस्टेक है इसमें, क्योंकि जनगणना लिखा हुआ है इसमें, जनगणना पशुओं के लिए नहीं होती है। क्या लग रहा है? जनगणना जनता, मतलब जनगणना क्या होती है? जन का मतलब जनता, मतलब लोगों की गणना, लोगों को काउंट करना, और पशु गणना पशुओं को काउंट करना। तो क्या पूछ रहा है ये? मनुष्यों के बारे में पूछ रहा है या पशुओं के बारे में? थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है लाइन में, तो लेकिन मैं आपको पशुधन के बारे में बता देता हूं। पशुधन से संबंधित अगर इसका आंसर आएगा तो 11.26 आएगा। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? अकोला, चित्तौड़गढ़ दाबू प्रिंट के लिए फेमस है पूरे राजस्थान में। 86 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस शासक के समय प्रसिद्ध शिल्पी मंडन का राजस्थान में आगमन हुआ? तो शिल्पी मंडन
प्रसिद्ध है महाराणा कुंभा के समय का। और आपको पता ही है राजस्थान में तो स्थापत्य कला की जनक है महाराणा कुंभा। भारत के बाजरा उत्पादन राज्यों की सूची में राजस्थान का स्थान कौन सा है? तो बाजरे में राजस्थान का पहला स्थान आता है, आपको पता ही है, दूसरा तीसरा चौथा नहीं है। किस वर्ष राजस्थान में प्रथम सहकारी कृषि बैंक की स्थापना हुई? सहकारी कृषि बैंक की 1919, 52, 97, 1904 राजस्थान का सहकारी कृषि बैंक स्थापित हुआ था। 89 नंबर क्वेश्चन, 89 नंबर क्वेश्चन को आप मिलान कीजिए। राजस्थान के निम्नलिखित नरजातीय समूह में कौन सा मुख्यतः है? सरी नृत्य से संबंधित है। तो सरी नृत्य गुर्जरों से संबंधित है। भील, कंजर, कालबेलिया, गुर्जर, ए होगा इसका आंसर। राजस्थान की 90 नंबर क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की पहली नहर सिंचाई परियोजना किसे माना जाता है? आपको पता ही है नहर राजस्थान में गंग नहर, इंदिरा गांधी परियोजना तो बाद की है, लेकिन गंग नहर महाराजा गंगा सिंह के द्वारा लाई गई थी। तो यहां पर जो है गंग नहर, तो यहां पर गंगा नहर आई हुई है, बी आंसर होगा इसका। 91 नंबर क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किसान आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? किसान आंदोलन, साधु सीताराम दास, बिजोली आंदोलन, ये बात सही है। रामनारायण चौधरी, बेगू, सही है। भोजी लंबरदार, गढ़साना किसान आंदोलन, चौधरी यासीन खान, मेव, तो इसका आंसर होगा सी, भोजी लंबरदार, गढ़साना किसान आंदोलन, ये सुमेलित नहीं है। 92 नंबर क्वेश्चन, लोकायुक्त को प्रभावी बनाने के लिए 2014 में किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था? लोढ़ा समिति, नरपतमल समिति, डी आंसर, नरपतमल लोढ़ा समिति। 93 नंबर, स्वतंत्रता आंदोलन में राजस्थान के शहीदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में बात की जा रही है। सागरमल गोपा, जैसलमेर, बिल्कुल सही। नानक जी भील, डूंगरपुर, प्रताप सिंह बारठ, शाहपुरा, रूपा जी धाकड़, बेंगू, तो इसका सी आंसर, बी आंसर आएगा। नानक जी भील, डूंगरपुर, ये इसका सी आंसर, बी आंसर सही आएगा। जो सुमेलित नहीं है, नहीं पूछा है, बिल्कुल राइट। 94 नंबर, राई बुढ़िया खेला पात्र का संबंध किससे है? तो ये जो पात्र होते हैं गेर, गौरी, भवई, गरबा, तो गौरी से संबंधित पात्र है ये राई बुढ़िया खेला पात्र। 95 नंबर देखिए कि निम्नलिखित में से किस स्थान से 1885 में अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र राजस्थान टाइम्स प्रकाशित होना शुरू हुआ? देखो, प्रकाशन से संबंधित राजस्थान में जो सबसे ज्यादा काम हुए ना, वो अजमेर से हुए। तो अजमेर जो है इसका सही आंसर आएगा, बी। पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदाई, बी आंसर। लोंगेवाला वॉर मेमोरियल कहां पर स्थापित है? आपको पता है लोंगेवाला भारत पाकिस्तान 1971 दूसरे युद्ध के दौरान लोंगेवाला जो क्षेत्र है, तो ये क्षेत्र जो है जैसलमेर के आसपास सीमा पर है। और तो जैसलमेर में इसका मेमोरियल बना है, यानी कि उस वार से संबंधित जो सामग्री वहां पर रखी है 1971 में इस्तेमाल की गई, तो उसे मेमोरियल कहते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन देखो, 97 का आंसर आ गया सी, जैसलमेर। 98 का आंसर, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की महिला साक्षरता क्या है? तो 60.41, 75.70, 52.12, 43.85%। तो इसका सही आंसर होगा सी, 52.12% महिला साक्षरता राजस्थान में है। 2011 वाली चल रही है अभी तक, अगली जनगणना तक यही चलेगा। 99 नंबर क्वेश्चन, किस लोक देवता को राजस्थान में शेष नाग का अवतार कहा जाता है? देखो यहां पर जो है तेजाजी शेष नाग से संबंधित है, तो अवतार पूछा है। देखो शेष नाग का अवतार, तो तेजाजी इसका आंसर नहीं होगा, गोगा जी, कल्ला जी, तो कल्ला जी को अवतार माना गया है, शेष नाग का अवतार, तो इसका आंसर होगा सी। 100 नंबर क्वेश्चन देखें, राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज उपलब्ध है? तो 79 इसका सही आंसर आ जाएगा। तो 79 प्रकार के खनिज राजस्थान में उपलब्ध है। 100 नंबर का आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देखिए, अब शिक्षण अभिक्षमता से संबंधित क्वेश्चन है, टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित। और टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित जो क्वेश्चन है उनकी हम बात करते हैं। संप्रेषण, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण में बाधक है? संप्रेषण का मतलब होता है कम्युनिकेशन, कि आप दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हो, अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा रहे हो, तो बाधा उत्पन्न कौन कर सकता है? सांस्कृतिक समानता बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, स्पष्टता अगर है तो बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, संक्षिप्तता, अधिक दुश्चिंता,
तो अधिक दुश्चिंता इसका सही आंसर होगा। अगर आप ज्यादा टेंशन में है, तनाव में है, तो अपनी बात को ठीक से नहीं रख पाएंगे, तो ये बाधा है। 102 नंबर क्वेश्चन देखिए, जब कुछ छात्र जानबूझकर शरारत करके कक्षा के अनुशासन को भंग करने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप शिक्षक के रूप में क्या भूमिका निभाएंगे? आप टीचर हैं और कुछ छात्र शरारत कर रहे हैं, तो आपकी भूमिका क्या होगी, ये पूछ रहे हैं। तो आप छात्रों को कक्षा से निकाल देंगे? बिल्कुल नहीं निकालेंगे, निकालना कोई ऑप्शन नहीं है। फाइनल, उन छात्रों को अन्य छात्रों से पृथक कर देंगे, अपनी शक्तियों का प्रयोग विद्यार्थियों में सुधारेंगे, उन्हें आत्मनिरीक्षण का अवसर देंगे और व्यवहार में सुधार करेंगे। पहले तो हम उनको आत्मनिरीक्षण का यानी कि उनको मौका देंगे, वार्न करेंगे कि सुधर जाओ, नहीं तो फिर हम अगला तरीका अपनाने वाले। तो इसका आंसर आएगा डी, आत्मनिरीक्षण का अवसर देंगे। 103 नंबर देखो, टीचिंग एप्टीट्यूड का 103 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक नेता को होना चाहिए गतिशील, कठोर, कंजूस, अस्पष्ट। तो एक नेता को डायनामिक होना चाहिए, डायनामिक यानी कि गतिशील, नए नए आइडियाज उसके पास हो और लगातार वो कुछ न कुछ करता रहे, उद्यमी होना चाहिए, गतिशील होना चाहिए। 104 नंबर, बालिका शिक्षा को महत्ता देने का प्रमुख कारण क्या है? सामाजिक बदलाव में महिलाओं की भूमिका, महिलाओं के पास समय की अधिकता, महिलाओं की कमजोर शारीरिक क्षमता, महिला जनसंख्या में कमी। तो बालिका शिक्षा को महत्व देने का मुख्य कारण महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका, सामाजिक बदलाव ही होगा इसका आंसर। तो ए आंसर इसका सही होगा। 105 नंबर देखिए, निम्नलिखित सामग्री का एक अच्छा मूल्यांकन निम्न से किस पर आधारित होना, यानी कि मूल्यांकन की बात की जा रही है कि आप किसी का मूल्यांकन यानी कि टेस्ट किस प्रकार से लोगे। देखो, पढ़ाने के बाद में अगर टेस्ट नहीं लिया तो मूल्यांकन नहीं हो पाएगा। तो मूल्यांकन करने के लिए आप अगर गौर करेंगे, जो कुछ पढ़ा जाता है उसे पुनः पेश करने की क्षमता। बिल्कुल सही बात है, ए आंसर आ जाएगा इसका। जो पढ़ा जाता है उसे पुनः पेश करने की क्षमता, भाषाई वगैरह, ये ठीक है, ए आंसर होगा इसका। 106 नंबर, विद्यालय मूल रूप से सामाजिक संस्थाएं हैं क्योंकि वे हमारी संस्कृति के मूल्यों को संरक्षित करते हैं और भावी पीढ़ियों में उनका संचार करते हैं। वे सामाजिक प्रगति के तरीके और साधन सुझाते हैं। वे सामाजिक समस्याओं के समाधान का सुझाव देते हैं। वे समाज द्वारा किए गए दान को संचालित करते हैं, दान से संचालित होते हैं। सामाजिक प्रगति वाला इसका सही आंसर होगा, सामाजिक प्रगति के तरीके और साधन सुझाते हैं। 106 का बी। 107 का देखिए, डिसलेक्सिया संबंधित है। देखो, कुछ क्वेश्चन इसमें आए हैं सेकंड ग्रेड वाले, 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़ा सा उसका लेवल है, बाकी सारे क्वेश्चन एकदम इजी है। जैसे डिसलेक्सिया वगैरह है, ये सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड इनमें आते हैं। डिसलेक्सिया एक मानसिक बीमारी तो है, लेकिन ये पूछ रहा है मानसिक विकार, तो बात तो सही है, लेकिन इसका सही आंसर सी होगा क्योंकि पढ़ने के विकार से संबंधित है ये। एक्चुअल में डिसलेक्सिया कोई बड़ी गंभीर बीमारी नहीं है। आपने डिसलेक्सिया, बच्चा जो पढ़ता है तो उसमें अक्सर जो है आगे पीछे हो जाते हैं। मान लो कि जैसे सा, SAW सा है तो उसको वाज पढ़ लेगा वो। इस प्रकार की जो दिक्कत होती है पढ़ने की, उसको डिसलेक्सिया बोलते हैं। आपने वो पिक्चर देखी होगी तारे जमी पर। तारे जमी पर जो उसमें एक छोटा बच्चा है और वो बच्चा जो है प्रॉपर तरीके से पढ़ नहीं पाता है। वो जैसे W लिखना होता है तो उसको M लिख देता है, जैसे मान लो कि M लिखना है उसको W लिख दिया, तो V लिखना है तो उसको A लिख दिया। इस टाइप की दिक्कत करता है वो, उसे कहते हैं डिसलेक्सिया। तो पढ़ने के विकार से संबंधित है वो। कई बार हम भी पढ़ लेते हैं, लकड़ी को लड़की पढ़ लेते हैं, है ना, और रकम को कमर पढ़ लेते हैं। तो हालांकि ये कोई बड़ी गंभीर समस्या नहीं है, जल्दबाजी में कई बार ये हो जाता है। बाकी अगर ज्यादा बार बार इस प्रकार की गलतियां होती है बड़े लेवल पर, तो उसको हम कहते हैं डिसलेक्सिया। 108 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? बच्चों का सर्वांगीण विकास, पाठ्य चर्चा में अभिरुचि, विद्यालयों के वातावरण को आकर्षक बनाना, अभिभावक शिक्षक संबंध सशक्त करना। यानी कि पाठ्य सहगामी सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, तो यहां पर होगा बच्चों का सर्वांगीण विकास, यानी कि सिलेबस ऐसा होना चाहिए जिसमें बच्चे का सर्वांगीण विकास हो। 109 नंबर, 108 नंबर का ए आंसर होगा। 109 नंबर देखो, एक प्रभावी नेता टीम की त्रुटि होने पर क्या करेगा? एक नेता है और अपनी टीम में गलती होने पर जिम्मेदारी स्वयं पर लेता है, संपूर्ण टीम को जिम्मेदार मानता है,
बाहरी कारक को जिम्मेदार मानता है, त्रुटि होना नहीं मानता। तो देखो समझदार आदमी वही है जो अपने ऊपर जिम्मेदारी ले ले, क्योंकि वो लीड कर रहा है, वो लीडर है, तो जिम्मेदारी खुद की होती है। तो ए आंसर होगा इसका 109 का। 110 नंबर क्वेश्चन देखो, प्रशंसा का उपयोग करते समय एक अध्यापक कौन सी गलती कर सकता है? व्यक्ति की नहीं कार्य की प्रशंसा करना, असफलता को संतुलित करने के लिए विद्यार्थी की वांछनीय प्रशंसा करना, व्यक्तिगत विद्यार्थी के पिछले प्रयासों के संबंध में प्रगति की प्रशंसा करना। प्रशंसा सीधे तौर पर उचित व्यवहार से जुड़ी होती है। देखो गलती की बात की जा रही है कि अध्यापक क्या गलती करता है, तो इसका सही आंसर बी होगा। आपको नहीं लग रहा है कि असफलता को संतुलित करने के लिए विद्यार्थी की अवांछनीय प्रशंसा करना, यानी कि उसकी असफलता को वास्तविकता का एहसास न करवाकर उसको छुपाया जा रहा है। तो इस प्रकार की टीचर प्राय कर गलतियां कर देता है। जब इमोशनल होता है कोई टीचर तो कई बार हो जाती है ऐसी गलतियां। तो बी आंसर आएगा 110 का। 111 शिक्षण के लिए एक गतिशील दृष्टिकोण का अर्थ है कि शिक्षण सशक्त और प्रभावी होना चाहिए, शिक्षक ऊर्जावान और गतिशील होना चाहिए, शिक्षण का विषय स्थिर होना चाहिए, छात्रों को गतिविधियों के माध्यम से सीखने की आवश्यकता होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। शिक्षण के लिए, शिक्षक के लिए नहीं है, शिक्षण यानी कि टीचिंग से संबंधित बात की जा रही है। तो डी आंसर होगा, छात्रों को गतिविधियों के माध्यम से सीखने की आवश्यकता होना चाहिए। गतिविधियां जितनी ज्यादा करेगा, जैसे वाद विवाद है या छोटे बच्चे हैं तो खिलौनों की गतिविधियां, खेल की गतिविधियां, इनके माध्यम से सिखाना। 112 नंबर, अनुभव पर आधारित व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को क्या कहा जाता है? अनुभव के आधार पर स्थायी परिवर्तन को अधिगम या सीखना कहते हैं। तो इसमें सीखना आंसर आ जाएगा, अधिगम ये रहा डी आंसर। 113 नंबर, एक प्रभावी संप्रेषण के लिए संदेश ... नहीं होना चाहिए। एक आप किसी तक बात पहुंचा रहे हो, यानी कि संप्रेषण आपका प्रभावशाली होना चाहिए। इसके लिए क्या होगा कि संक्षिप्त होना चाहिए संदेश, विनम्र होना चाहिए, अनेकार्थक होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए। तो ये नहीं पूछा है, ध्यान रखना, नहीं, गलत, अनेकार्थक नहीं होना चाहिए। अनेकार्थक का मतलब होता है एक से अधिक अर्थ निकलना। तो एक से ज्यादा अर्थ वाला संदेश अगर होता है तो फिर वो गलत होगा, आपका प्रभावी संप्रेषण नहीं हो पाएगा। तो सी आंसर आ जाएगा 113 का। 114 नंबर देखिए, नवीन मौलिक एवं उपयुक्त विचारों या कार्यों को उत्पन्न करने की योग्यता संबंधित है अधिगम से, सृजनात्मकता से, नेतृत्व से, अनुमानी चिंतन से। तो नवीन मौलिक और उपयुक्त विचारों या कार्यों को उत्पन्न करने की योग्यता की बात की जा रही है। देखो जहां नवीनता हो, जहां मौलिकता हो, जहां पर नई सोच हो, ये सब क्रिएटिविटी है, और क्रिएटिविटी को हम कहते हैं सृजनात्मकता। तो आंसर आ जाएगा बी, सृजनात्मकता। 115 नंबर, एक शिक्षक स्वयं और शिक्षार्थियों में रचनात्मकता कैसे विकसित कर सकता है? देखो रचनात्मकता मूल उद्देश्य होता है, टीचर का काम है कि बच्चों को क्रिएटिव बनाना, और क्रिएटिव बच्चे ही बड़े बड़े आविष्कार करते हैं बड़े होकर। श्री राम श्री राम। तो क्वेश्चन नंबर अपना हो गया 115 नंबर, एक शिक्षक स्वयं और शिक्षार्थियों में रचनात्मकता कैसे विकसित कर सकता है? किसी रचनात्मक कार्य की प्रशंसा करके, नए लक्ष्य निर्धारित करके, नई आदतन जानकारी देकर, विचारों तेजक खेल खेलकर। बिल्कुल राइट आंसर, विचारों तेजक खेल खेलकर। जितने अच्छे विचार वाले खेल होंगे उतनी ज्यादा सृजनात्मकता बढ़ेगी। डी आंसर 115 का डी। 116, एक अध्यापक के रूप में आप अपने संप्रेषण को प्रभावी बनाने हेतु क्या करेंगे? अच्छा कम्युनिकेशन करने के लिए क्या करेंगे? विद्यार्थियों के अधिगम स्तर को जानेंगे, समुचित शब्दों का प्रयोग करेंगे, अपने ज्ञान को विस्तृत करेंगे, जोर से बोलेंगे। जोर से बोलना नहीं है, अपने विद्यार्थियों के अधिगम के स्तर को जानेंगे। देखो मैं संप्रेषण कर रहा हूं तो मुझे पता होना चाहिए कि सामने वाले स्टूडेंट किस टाइप की भाषा से, यानी कि किस लेवल से समझ पाएंगे। तो ये पता होगा तब मैं
अपना संप्रेषण यानी कि अपनी बात वहां तक पहुंचा पाऊंगा। तो सुनने वाले के बारे में यह जानकारी होना चाहिए कि उसका अधिगम लेवल कितना है। तो 116 का पहला आंसर आ जाएगा। 117 नंबर क्वेश्चन देखिए। 117 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखें। 117 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी उपलब्धि परीक्षण की विशेषता है। विश्वसनीय, वेदता, विश्वसनीयता, वेदता, निष्पक्षता। विश्वसनीयता, वेदता, अस्पष्टता, विश्वसनीयता और निष्पक्षता। तो सही आंसर एकदम सिंपल सा है ए, विश्वसनीयता, वेदता और निष्पक्षता। ये चीजें अगर होती है तो हम उपलब्धि यानी कि आपका अचीवमेंट कितना हुआ उसका पता लगा लेंगे। 118 नंबर, कुशल नेतृत्व की सफलता का रहस्य क्या है। अच्छा नेतृत्व है समूह में आपसी विश्वास, समूह में सामंजस्य की स्थिति, समूह हित में गतिविधि, समूह उदासीनता। उदासीनता, सामंजस्य, इसका सही आंसर ए ही होगा कि समूह में आपसी विश्वास, ये जो है ज्यादा मजबूत है ए। 119 नंबर देखिए, बालकों में किसी भी व्यवसाय के प्रति पूर्व धारणा का विकास होता है पड़ोसियों द्वारा, अध्यापक द्वारा, समाज द्वारा, अभिभावकों द्वारा। पूर्व धारणा का मतलब है कि आपके दिमाग में कोई चीज इस प्रकार से फिट कर दें कि आप हमेशा उसी के बारे में सोचें, सही दिखे तब भी आप उसको गलत माने, ये पूर्व धारणा होती है। और टीचर जो है वो ज्यादा प्रभावित करता है बच्चों को पूर्व धारणा के बारे में, इसलिए कहता है ना कि टीचर हमेशा पॉजिटिव रहे, बालकों को हमेशा ये बताएं कि आप कर सकते हो, ऐसा नहीं बोलें कि आप नहीं कर सकते। तो पूर्व धारणा अध्यापक जो है ज्यादा प्रभावित करता है, बी आंसर होगा 119 का। 120 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन विधि पक्षपातपूर्ण एवं व्यक्तिनिष्ठ हो सकती है। देखो पक्षपातपूर्ण, व्यक्तिनिष्ठ यानी कि व्यक्ति से संबंधित पक्षपात हो सकती है। इकाई परीक्षण, यूनिट टेस्ट, अवलोकन, ऑब्जर्वेशन, सूची, क्रीज, उपलब्धि परीक्षण। तो यहां इसका आंसर आएगा बी, ये अवलोकन वाला। यानी कि व्यक्तिनिष्ठ की बात करें तो हम अवलोकन यानी कि उसका ऑब्जर्वेशन सिंगल का कर सकते हैं। तो यहां पर पक्षपातपूर्ण किया जा सकता है, अगर अवलोकन अकेले व्यक्ति का किया जाता है तो भेदभाव हो सकता है, संभावना है। 120 का बी आंसर होगा। 121 देखते हैं, विद्यार्थियों में सहयोग की भावना बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रभावशाली होगा। सहयोग की भावना बढ़ाने की बात की जा रही है विद्यार्थियों में। व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन, गृह कार्य देना, सहयोग पर पुस्तकें बताना, समूह खेलों का आयोजन करना। समूह खेलों का आयोजन करना। सहयोग, आपको नहीं लग रहा है यार सहयोग हमेशा समूह में ही होता है, तो डी आंसर आएगा, समूह खेलों का आयोजन। 121 का आंसर आ जाएगा आपका डी। 122 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 122 नंबर, 122, कौन सी रणनीति सीखने के लिए अभिप्रेरणा में, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सीखने के लिए अभिप्रेरणा की सहायता करती है। बहुत आसान कार्य देना, नकारात्मक फीडबैक, प्रयत्नों की अपेक्षा बुद्धि को श्रेय देना, स्पष्ट लक्ष्य दिशा देना। देखो सीखने के लिए आपका लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए, डी आंसर ही होगा, इसका आंसर सही है। तो स्पष्ट लक्ष्य और दिशा देना ये सीखने और रणनीति के लिए अभिप्रेरणा हो सकती है। 123 नंबर, यदि आपको सामान्य छात्रों के साथ साथ एक दिव्यांग छात्र को पढ़ाने का अवसर मिले तो उसे कक्षा में किस प्रकार शिक्षण देंगे। आपकी कक्षा में दिव्यांग यानी कि विकलांग बच्चा है तो उसके प्रति आपके दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर होना जरूरी है। तो इससे संबंधित आप देख लो कौन सा होगा, एकदम सिंपल सा है, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। उस पर अतिरिक्त ध्यान नहीं देंगे, नहीं, तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता, अतिरिक्त ध्यान देना पड़ेगा आपको, परेशानी हो सकती है। नहीं, कक्षा में सहानुभूति पूर्वक उसका ध्यान रखेंगे, ये बात तो ठीक है। आप सोचेंगे कि यह उसके भाग्य में है, नहीं कर सकता, नेगेटिव है। इसके लिए आगे की पंक्ति में सीट की व्यवस्था करेंगे और सुविधाजनक, यहां इसका डी आंसर होगा कि आगे की पंक्ति में सीट की व्यवस्था करें, सुविधाजनक गति से अध्यापन का अभ्यास करें जिस प्रकार से वो समझ पाए। तो 123 का आंसर इसका डी होगा। 124 नंबर देखते हैं, शिक्षण विधि के चयन में ध्यान रखना चाहिए विषय वस्तु की प्रकृति पर, विद्यार्थियों के मानसिक स्तर पर, उपलब्ध संसाधनों पर, विद्यार्थियों के जेंडर पर। तो शिक्षण विधि का जब चयन करते हैं
कि किस प्रकार से हम पढ़ाएं, तो सबसे पहली प्राथमिकता होती है कि किस प्रकार से बच्चे हमारी बात को अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहां अगर देखें तो मानसिक स्तर जो है बच्चों का पता होना चाहिए। बी आंसर होगा 124 का। 125 देखते हैं, सृजनात्मकता संबंधित है अभिसारी कन्वर्जेंट चिंतन, अपसारी डाइवर्जेंट चिंतन, एल्गोरिथमिक चिंतन, क्रमबद्ध सिस्टमेटिक चिंतन। देखो सृजनात्मकता हमेशा ध्यान रखें, हमेशा किसी समस्या के कई समाधान अगर कोई ढूंढ लेता है, मान लो कि मैंने कहा कि ये जो बोतल है, इस बोतल में पानी बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, तो ये एक समस्या है। तो अब सृजनात्मक जो होगा इसके कई समाधान बता देगा कि आप इस प्रकार की बोतल ले लो, पानी आप यहां रख लो, पानी ऐसे कर लो, पानी ऐसे पी लो। तो जो भी एक समस्या का कई समाधान बताए उसे अपसारी चिंतन बोलते हैं, और अपसारी चिंतन वाला बच्चा क्रिएटिव होता है। तो इसका आंसर अपसारी या डाइवर्जेंट होगा, बी आंसर। अभिसारी का मतलब होता है केंद्र की ओर, अपसारी का मतलब है केंद्र से बाहर की ओर। 126 नंबर, कक्षा का माहौल नहीं होना चाहिए भरोसेमंद, धमकी भरा, ध्यान रखने वाला, सम्मानपूर्ण। ये धमकी वाला नहीं होना चाहिए, बी आंसर। 127, टॉरेंस के अनुसार सृजनात्मकता के आयाम है। टॉरेंस यानी कि एक मनोवैज्ञानिक का नाम पूछ ले आपको, मौलिकता, लेकिन सृजनात्मकता की बात की जा रही है तो आप कॉमन सेंस लगा सकते हो आराम से। टॉरेंस को साइड में बैठ रहने दो, आप सृजनात्मकता पर विचार कीजिए। मौलिकता लचीलापन धाराप्रवाहिता, नवीनता अभिप्रेरणा लचीलापन, मौलिकता वांछनीयता उपयोगिता, नवीनता उत्पादकता अभिप्रेरणा। देखो सृजनात्मकता की जब हम बात करते हैं तो आप कोई नई चीज की शुरुआत कर रहे हो, नया आप कुछ भी आइडियाज ला रहे हो, या कोई वस्तु बना रहे हो, या पुरानी चीजों में कोई सुधार कर रहे हो, वो सृजनात्मकता है। तो उसमें पहली शर्त है कि वो नयापन होना चाहिए उसमें। दूसरी शर्त है कि वो जरूरी होना चाहिए, कि उसको वांछनीय जिसको बोलते हैं जरूरी, या और तीसरा शर्त उसमें होता है कि वो उपयोगी होनी चाहिए, किसी लोगों के काम आनी चाहिए। तो इससे संबंधित अगर आप देखें तो मौलिकता वांछनीयता उपयोगिता, सी आंसर आएगा 127 का। 128, अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है परीक्षाफल के अनुसार पदोन्नति देकर, कठोर प्रशासन द्वारा, उनके कार्यों की सराहना करके, अच्छा वेतन देकर। अध्यापक की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए परीक्षा फल के अनुसार पदोन्नति, यानी कि जिस प्रकार से अध्यापक ने परफॉर्मेंस किया रिजल्ट पर, और उसी प्रकार से उसको पदोन्नति मिलना चाहिए। 128 का ए। 129 देखते हैं, ग्रीष्म अवकाश में व्यवसायिक संवर्धन कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, इस स्थिति में आप क्या करेंगे। यानी कि गर्मियों की छुट्टियों में टीचरों के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जिसमें टीचिंग स्किल उनको सिखाई जाती है, उसके बारे में क्वेश्चन आइए। कोशिश करेंगे कि परिवार के साथ भी समय दे पाए और व्यवसायिक संवर्धन कार्यक्रम में भी भाग ले पाए। किसी भी माध्यम से व्यवसायिक संवर्धन कार्यक्रम में जाने से बचने का प्रयास करेंगे। ग्रीष्म अवकाश हेतु पूर्व नियोजित कार्यक्रमों को स्थगित कर व्यवसायिक संवर्धन कार्यक्रम में जाएंगे। व्यवसायिक संवर्धन कार्यक्रम में जाएंगे किंतु पूर्ण समय न बैठकर जल्दी वापस आ जाएंगे। देखो ये नेगेटिव है, इसका ये नेगेटिव है, ये तो हो ही नहीं सकता। यहां पर कह रहे हैं कि परिवार को समय देंगे, तो यहां ये नहीं हो सकता। इसका आंसर होगा सी, ग्रीष्म अवकाश हेतु पूर्व नियोजित कार्यक्रमों को स्थगित करके व्यवसायिक संवर्धन, यानी कि पहले आपको अपना प्रोफेशन अच्छे से सुधारना है, टीचिंग स्किल। 130 नंबर, रिपोर्ट कार्ड तैयार करने में क्या उचित नहीं है। रिपोर्ट स्व व्याख्यात्मक होना चाहिए। रिपोर्ट में विद्यालय द्वारा तय किए गए सभी मानदंड होने चाहिए। रिपोर्ट कार्ड में नकारात्मक टिप्पणियां होनी चाहिए। रिपोर्टिंग करते समय भाषा स्पष्ट होनी चाहिए। तो रिपोर्ट कार्ड है बच्चों का जो स्कूल में तैयार किया जाता है, ये पूछा है तो क्या उचित नहीं है, तो नकारात्मक टिप्पणियां जो है वो उचित नहीं है, सी आंसर ही होगा इसका, 130 का सी। नेक्स्ट देखो 131, WHO द्वारा मूल जीवन कौशल में किसे शामिल नहीं किया गया है। अंतर्वैयक्तिक संबंध कौशल, गणितीय कौशल, समस्या समाधान कौशल, आत्म जागरूकता। तो इसका आंसर होगा गणितीय कौशल इसमें शामिल नहीं है। 132, एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती क्या है। छात्रों से गृह कार्य करवाना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को मनोरंजक बनाना, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, प्रश्न पत्र तैयार करना। तो बी आंसर इसका ज्यादा सही है, एक शिक्षण अधिगम को ज्यादा अच्छा और मनोरंजक बनाना। ये थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण है टीचर के लिए, क्योंकि हर चीज को मनोरंजक वो कैसे बना सकता है। 133, एक अध्यापक कक्षा के वातावरण को
इसमें ये सारे क्वेश्चन आपको करवाए हुए हैं, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है। 3 या 4 क्वेश्चन अगर छोड़ दें तो ये टीचिंग एप्टीट्यूड वाला एक भी क्वेश्चन जो है आपको ऐसा नहीं है कि बताया नहीं है। थोड़ा सा डिफरेंट जो है लैंग्वेज है, तो आप आराम से इसका कॉमन सेंस लगाकर कर सकते हो। बाकी सारे के सारे क्वेश्चन जो है आप उसको डिस्कस किया है क्लास में, एक एक क्वेश्चन के ऊपर हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया था। एक अध्यापक कक्षा के वातावरण को सुखद रखता है क्योंकि विद्यार्थी प्रधानाचार्य को शिकायत न करें, समय आसानी से गुजर जाए, सुखद मनोस्थिति, विद्यार्थी बेहतर सीखते हैं, विद्यार्थी चुप रहे और वे अपना व्यक्तिगत कार्य कर सकें। वातावरण को सुखद बनाता है तो सी आंसर होगा, सुखद मनोस्थिति में विद्यार्थी बेहतर सीखते हैं। सी। 134 विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए प्रेरित करने हेतु कौन सा तरीका उचित होगा? विद्यार्थियों को रटकर सीखना, नोट देना, महत्वपूर्ण प्रश्न बताना, विद्यार्थियों से फीडबैक लेना। डी आंसर सही है इसका, फीडबैक लेना। 135 निम्न में से कौन सा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन सिस्टम के मूल्यांकन में सम्मिलित नहीं है? नहीं पूछा, ध्यान रखना। परिवार का कार्यक्षेत्र संज्ञानात्मक, मनोशारीरिक, भावनात्मक, तो परिवार का शामिल नहीं है, इसका 135 का आ जाएगा पहला आंसर। 136 नंबर कह रहा है कि अधिगम के बारे में कौन सा सही नहीं है? अधिगम के बारे में सही नहीं है, अधिगम का मतलब होता है सीखना यानी कि लर्निंग। अधिगम एक सतत प्रक्रिया है, अधिगम उद्देश्यपूर्ण है, अधिगम परिपक्वता है, अधिगम परिवर्तन है। तो इसका सी आंसर हो जाएगा अधिगम परिपक्वता, यानी कि सही नहीं पूछा है। परिपक्वता अलग होता है, अधिगम अलग होता है। अधिगम के लिए एफर्ट लगाने पड़ते हैं और परिपक्वता अपने आप आता है। जैसे परिपक्वता मतलब है कि एक छोटा बच्चा है, मैं कहूं कि 6 महीने का बच्चा है और उसको कहूं कि तू लंबे लंबे वाक्य बोल, तो बोल नहीं पाएगा जब तक उसका वोकल परिपक्व नहीं होगा। तो कुछ चीजें उम्र होने के बाद ही सीखी जाती है। तो परिपक्वता और अधिगम में ये डिफरेंस है। तो यहां पर अधिगम परिपक्वता नहीं हो सकता, ये कह रहे हैं हो सकता है, तो ये गलत हो गया। 137 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सृजनशील व्यक्तियों के बारे में गलत है? सृजनशील व्यक्तियों का ज्ञान व्यापक होता है, सृजनशील व्यक्तियों में स्वतंत्र निर्णय होने की क्षमता होती है, सृजनशील व्यक्ति चिंतन तथा कार्यों में लचीलापन दिखाते हैं, सृजनशील व्यक्ति अधिकतर पारंपरिक होते हैं और अस्पष्ट विचारों में रुचि नहीं दिखाते हैं। गलत पूछा, ध्यान रखना। तो इसका आंसर डी होगा, सृजनशील व्यक्ति अधिकतर पारंपरिक होते हैं, अस्पष्ट विचारों में रुचि नहीं दिखाते हैं। तो यही गलत है इसका। सृजनशील जो होता है ना वो पारंपरिक नहीं होता, इनोवेटिव होता है, वो नए नए आइडियाज के बारे में विचार करता है। छात्रों के शैक्षणिक 138 नंबर देखो, छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार किया जा सकता है यदि माता पिता प्रोत्साहित किया जाए कि वे अपने बच्चों के काम का पर्यवेक्षण करें, अतिरिक्त ट्यूशन की व्यवस्था करें, अपने बच्चों को आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाएं, बच्चे की प्रगति के बारे में शिक्षकों के साथ अक्सर बातचीत करें। बिल्कुल सही है, शिक्षकों के साथ बातचीत करके ही आप बच्चे को प्रगति के लिए प्रोत्साहित कर सकते हो। 138 का लास्ट वाला होगा। 139 निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता को विद्यार्थियों में प्रोत्साहित करता है? क्रिएटिविटी को बढ़ाता है, व्याख्यान, मस्तिष्क उद्दीलन, आज्ञाकारिता, अनुशासन। मस्तिष्क उद्दीलन ये इसका सही आंसर होगा, ये क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ है। मस्तिष्क उद्दीलन का मतलब है दिमाग से निकलना, दिमाग से विचार आना। 140 नंबर, एक अध्यापक की सर्वाधिक रुचि होनी चाहिए विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास में, स्व विकास में, सामाजिक विकास में, केवल पढ़ाने में? तो सर्वांगीण विकास के बारे में अध्यापक को सोचना चाहिए, पहला आंसर। 141 एक अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता किसको देंगे? बच्चों में आलोचनात्मक एवं वैज्ञानिक चिंतन के विकास को, पाठ्यक्रम पर समय पर पाठ्यक्रम पूर्ण करवाने को, धीमे अधिगम वाले विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के समकक्ष लाने हेतु प्रयास को, बच्चों में श्रेष्ठ अध्ययन आदतों के विकास को। तो श्रेष्ठ आंसर इसका सी होगा, धीमे अधिगम वालों को आगे लाने के लिए प्राथमिकता देंगे। 142 नंबर देखिए, नई गतिविधियों और उत्पादक कार्यों में संलग्नता के लिए पहल को प्रोत्साहित करने के लिए एक अध्यापक क्या करेगा? गलतियों के प्रति सहनशील नहीं होगा, विद्यार्थियों को अवास्तविक लक्ष्य निर्धारित करना और उस दिशा में काम करना सिखाता है, विद्यार्थियों को स्वतंत्रता और जिम्मेदारी दिखाने का मौका देता है, कोई भी सहयोग नहीं देगा। सिंपल एकदम सी आंसर आएगा, विद्यार्थियों को स्वतंत्रता और जिम्मेदारी दिखाने का मौका देता है। ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आराम से आपके सही हो रहे होंगे सारे।
143 कक्षा में प्रभावी अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? छात्रों को वह करने दे जो उन्हें पसंद है, ना छात्रों के साथ सख्ती से पेश आए, बिल्कुल सख्ती से, ज्यादा सख्ती से भी नहीं आना चाहिए। छात्रों को हल करने के लिए कुछ समस्या है, तो ये बात ठीक लगी। उनके साथ विनम्रता और दृढ़ता से पेश आए। कक्षा में प्रभावी अनुशासन बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो उनके साथ विनम्रता और दृढ़ता, तो डी आंसर आएगा। तो जरूरत पड़ने पर उनके साथ विनम्र हो जाए, जरूरत पड़ने पर दृढ़ भी हो जाए। प्रभावी अनुशासन। 144 निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा विद्यार्थी का सही मूल्यांकन संभव है? पाठ्यक्रम के अंत में मूल्यांकन, साल में 2 बार मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन। तो सतत ही सही होगा, क्योंकि सतत का मतलब है लगातार, सतत, साल में 2 बार वगैरह ये सब नहीं। पढ़ाओ टेस्ट, पढ़ाओ टेस्ट, पढ़ाओ टेस्ट, पढ़ाने के बाद में टेस्ट, ये सतत मूल्यांकन होता है, लगातार, कंटिन्यूअसली। 145 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी ने कौन सी शिक्षा पद्धति को प्रोत्साहित किया था? तो महात्मा गांधी बुनियादी शिक्षा से संबंधित है, तो पहला आंसर होगा। 146 किस प्रकार का नेतृत्व विद्यार्थियों के समुचित वृद्धि तथा विकास में बहुत अनुकूल और सहायक हो सकता है? सत्तावादी, नौकरशाही, लोकतांत्रिक, ट्रांसजेशनल। लोकतांत्रिक ज्यादा सही है इसका। नेतृत्व जब करते हैं, नेतृत्व विद्यार्थियों पर, तो हर विद्यार्थी को महत्व देना चाहिए, उसे हम लोकतांत्रिक या डेमोक्रेटिक कहेंगे। 147 एक अध्यापक पाठ को पूरा होते ही परीक्षा लेता है, यह परीक्षा क्या कहलाएगी? इकाई परीक्षण, मूल्य परीक्षण, अभिवर्ती परीक्षण, ज्ञान परीक्षण। चैप्टर के बाद में जो टेस्ट लिया जाता है उसको यूनिट टेस्ट कहा जाता है, यूनिट टेस्ट। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका यूनिट टेस्ट वाला, इकाई परीक्षण पहला। 148 नंबर यदि कोई छात्र नियमित रूप से गृह कार्य करके नहीं ला रहा है तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे? अन्य शिक्षकों से चर्चा करेंगे, प्रधानाध्यापक से चर्चा कर निर्णय लेंगे, कारण जानने का प्रयास करेंगे, अभिभावकों को सूचित करेंगे। तो यह ज्यादा सही है कि कारण जानिए, छात्र नियमित गृह कार्य क्यों नहीं कर रहा है। हो सकता है घर में कोई प्रॉब्लम हो सकता है समझ नहीं पा रहा हो, कुछ भी हो सकता है, कारण जानना जरूरी है। 148 का लगा लो सी। 149 यदि एक विद्यार्थी देर से आता है तो अध्यापक को क्या करना चाहिए? उसे घर भेज देना चाहिए, कालांश से पूर्ण होने के बाद कारण जाने, प्रधानाध्यापक को सूचित करें, देर से आने पर ध्यान नहीं दें। तो इसका आंसर होगा बी, वही कारण जाने। कोई भी समस्या आपके समझ में आते हैं तो उसका कारण जानना जरूरी है, तो कारण जानकर उसका समाधान करना है। लास्ट 150 टीचिंग एप्टीट्यूड का लास्ट क्वेश्चन है 150। एक शिक्षक सफल हो सकता है यदि वह छात्रों को बेहतर नागरिक बनाने में मदद करता है, छात्रों के विषय ज्ञान प्रदान करता है, छात्रों को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए तैयार करता है, विषय वस्तु को सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करता है। देखो, एक टीचर सफल तभी हो सकता है जब उसका शिष्य का सर्वांगीण विकास वो कर दे। यानी कि पढ़ाया आपने, ठीक है, आपने स्टडी मटेरियल बहुत अच्छा दिया, लेकिन वहां कुछ रिजल्ट आया क्या? रिजल्ट अगर नहीं आया तो फिर टीचर सक्सेस नहीं है। एक स्टूडेंट फेल होता है, उसके पीछे कारण होता है कि फेल स्टूडेंट नहीं, वो टीचर फेल हुआ है, क्योंकि वो अपना बेहतर नहीं दे पाया। तो इसका सही आंसर होगा ए, छात्रों को बेहतर नागरिक बनाने में मदद कर सकता है। तो 150 तक ही हो गया आपका टीचिंग एप्टीट्यूड वाला। उसके बाद में इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। इंग्लिश के क्वेश्चन में आप अगर देखें तो ये पैराग्राफ दिया हुआ है और पैराग्राफ को पढ़कर आपको आंसर करना है। टू अवॉइड द वेरियस फुलिश ओपिनियन टू विच मैनकाइंड इज फोन, नो सुपर ह्यूमन जीनियस इन रिक्वायर्ड, ए फ्यू सिंपल रूल विल कीप यू not from all error but from silly error, if the matter is one that can be settled by observation, make the observation yourself. Aristotle could have avoided the mistake of thinking that women have fewer teeth than men by the simple device of asking Mr. Aristotle to keep her mouth open while he counted. He did not so because he thought he knew. Thinking that you know
when in fact you don't is fatal mistake to which we are all prone। तो बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज लिखी है, आप इसका आंसर मिला लीजिए आपने जो भी किया है इंग्लिश में। व्हाट फेटल मिस्टेक फॉर पीपल, तो थिंकिंग दैट दे नो व्हेन फैक्ट, तो बी आंसर होगा इसका कि फेटल जो मिस्टेक है फैक्ट से संबंधित ही है। व्हाट डज, ये कह रहा है कि व्हाट डज द राइटर थिंक ऑफ अरिस्टोटल, राइटर थिंक ही वॉज जीनियस, ही हैड ग्रेट ऑब्जर्वेशन, ही वॉज फुलिश, ही थॉट द न्यू इवन वेन ही डिडंट, तो डी आंसर होगा इसका। What is required to avoid silly errors? Silly errors की required observing oneself, सी आंसर होगा इसका। Find out the word with correct spelling, correct spelling पूछी है। Confidence, confidence, DANCE, DENCE, DENSE, तो बी आएगा इसका कॉन्फिडेंस की स्पेलिंग CONFIDENCE होगा। कंप्लीट द सेंटेंस विद सुटेबल आर्टिकल, आर्टिकल पूछा है कि देयर इज डॉट 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 फिश इन बोतल, तो देयर इज ए फिश इन द बोतल, तो यहां पर आ जाएगा ए और यहां पर आ जाएगा द, तो आर्टिकल आ जाएगा ए द। 155 में आ जाएगा बी। 156 नंबर कह रहा है कि कंप्लीट द सेंटेंस विद करेक्ट प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन आपने पढ़ा है, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। आर्टिकल, प्रीपोजिशन, पैराग्राफ, तो ये कह रहा है कि कंप्लीट द सेंटेंस विद करेक्ट प्रीपोजिशन, एक्टिंग आमिर खान ऑल्सो इंटरेस्टेड इन सोशल वर्क, तो ये कह रहा है कि कंप्लीट द सेंटेंस, तो विद एक्टिंग आमिर खान ऑल्सो इंटरेस्टेड सोशल वर्क, बी साइड एक्टिंग, इन एक्टिंग, ऑन एक्टिंग, तो इसका आंसर होगा बी साइड, यानी कि वो उसके साथ साथ, एक्टिंग के साथ साथ वो अपना क्या कर रहा है, सोशल वर्क भी कर रहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा बी साइड। 157 नंबर क्वेश्चन देखो, चूज द करेक्ट सेंटेंस, शी हर्ड द गुड न्यूज, शी वाज हैप्पी, शी हर्ड द गुड न्यूज एंड शी वाज हैप्पी, हियरिंग द गुड न्यूज, शी वाज हैप्पी, शी वाज हैप्पी टू हियर द गुड न्यूज, When she heard good news, she was happy। अगर इसका करेक्ट सेंटेंस की बात करें तो इसका करेक्ट ए होगा, she heard the good news and she was happy, ये इसका सेंटेंस ये होगा ए। 158 देखो, which is the correct एंटोनिम फॉर लेजी, यानी कि लेजी का उल्टा क्या होगा, लेजी का उल्टा स्लो होगा, लेजी का मतलब आलसी हो गया, आलसी का उल्टा क्या होता है, लेथर्जिक, लल, ये स्लो, एक्टिव, तो एक्टिव इसका आंसर आ जाएगा, बाकी सारी लेजी से संबंधित है, स्लो, लेथर्जिक और लल, तो सी आंसर होगा 158 का। 159 देखिए, फिल इन द ब्लैंक, ब्लैंक को फिल करो। ये कह रहा है कि प्लीज गिव मी मिल्क, मिल्क दे, सम मिल्क, फ्यू मिल्क, ए मिल्क, एन मिल्क, तो फ्यू मिल्क मतलब थोड़ा मिल्क, एन मिल्क काउंटेबल तो नहीं है, मिल्क, मिल्क को आप काउंट तो नहीं कर सकते कि कितना मिल्क दें, एक मिल्क दूं, दो मिल्क दूं, तो आप इसका सही आंसर क्या करेंगे, सम मिल्क, यानी कि थोड़ा, सम का मतलब मात्रा होगी, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ए, तो 159 का ए आंसर आ गया। तो इंग्लिश में 160 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट आंसर, 160 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट आंसर, बॉडी लाइक स्विमिंग, सीता लाइक टू स्विमिंग, देखो बॉडी सॉरी, बॉयज लाइक्स स्विमिंग, सीता लाइक स्विमिंग, डू यू लाइक टू प्ले बैडमिंटन, दे लाइक प्लेइंग कार्ड्स, तो इनमें ये कह रहा है कि करेक्ट सेंटेंस कौन सा है, यानी कि सही, तो सी वाला जो है सही है कि डू यू लाइक टू प्ले बैडमिंटन, ये इसका करेक्ट सेंटेंस है। 161 नंबर देखो, सेलेक्ट वन, ये कह रहा है कि सेलेक्ट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग फ्रेज, समबॉडी हु रीड ऑल द टाइम,
यानी कि ये कह रहा है कि वन वर्ड, यानी कि एक सेंटेंस दे दिया, उसका एक वर्ड में मीनिंग बताना है। समबडी वू रीड ऑल द टाइम, हमेशा जो पढ़ता रहता है। बुक वॉर्म, स्टडियस, बुकिस, इंटेलिजेंट। तो बुक वॉर्म जो होता है ना, किताबी कीड़ा, वॉर्म का मतलब होता है कीड़ा, तो पहले होगा जिसको हम बोलते हैं ना वो बहुत ज्यादा पढ़ता है, तो कहते हैं ना किताबी कीड़ा, ये किताबी कीड़ा है। तो बुक वॉर्म जो है इसका सही आंसर आ जाएगा फ्रेज में। 162 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक क्वेश्चन इज करेक्ट फॉर सेंटेंस दिस सूप इज वेरी हॉट, दिस सूप इज वेरी हॉट, इजंट इट, इज इट, डज इट, कांट इट। इंग्लिश के ये सारे रूल आपको क्लास में बताए हैं और एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन आए हैं, तो इजंट इट इसका सही आंसर आ जाएगा। 163 एड द मिसिंग लिंक, आई वंडर डॉट 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 सी मीन्स व्हाट, व्हेन, हाउ, विच। तो आई वंडर व्हाट सी मीन्स, तो इसका आंसर आ जाएगा ए, व्हाट सी मीन्स। 164 फिल इन द ब्लैंक, इसको ब्लैंक को फिल करना है। ये कह रहा है सी डॉट 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 इंग्लिश वेल एंड कैन आंसर ऑल माई क्वेश्चंस, इंग्लिश वेल एंड आंसर ऑल माई क्वेश्चंस। न्यू, नोविंग, नोज, नॉन, तो नोज, सी नोज इंग्लिश वेल एंड आंसर ऑल माई क्वेश्चन। तो नोज बोलो जानना या जानता। 165 सेलेक्ट द पार्ट ऑफ द सेंटेंस डेट कंटेन ग्रामेटिकल एरर। ग्रामेटिकल एरर आपको इसमें दिखाना है कि ये सेंटेंस दिया है, इसमें क्या ग्रामेटिकल एरर है। ये कह रहा है कि न्यू फर्नीचर वर ऑर्डर फॉर द प्राइमरी क्लासेस, न्यू फर्नीचर ऑर्डर, इसमें आप अगर एरर देखें तो आगे पीछे है ये, तो इसका आंसर आ जाएगा वर्ड ऑर्डर, ऑर्डर है ना। ग्रामेटिकल की बात करें तो वर्ड ऑर्डर, ये जो है इसका यहां पर मिस्टेक, डी आंसर आएगा 165। 166 फिल इन द ब्लैंक, आई राइट 10 पेजेस सिंस ब्रेकफास्ट, हैव रिटन, रोट, वाज रेटिंग, राइट। आई सिंस और फोर का प्रयोग आपको बताया था, सिंस फोर का प्रयोग कहां पर होता है, और मैं उस समय से कर रहा हूं, मैं तब से कर रहा हूं, तो ये जो है पास्ट परफेक्ट टेंस से संबंधित है। इसका आंसर आ जाएगा आपका ए, हैव रिटन। 167 देखिए, चेंज इनटू डायरेक्ट स्पीच, ही सेड आई सा ए फिल्म लापता लेडीज यस्टरडे, यानी कि उसने कहा कि मैंने कल एक लापता लेडीज फिल्म देखी। तो अब ये कह रहा है कि इनडायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज करना है, तो शी सेड डेट शी हैज सीन फिल्म लापता लेडीज, लापता लेडीज, लापता लेडीज। इसका सी आंसर ही होगा कि शी सेड डेट शी सा, यहां पर सा आ जाएगा, सा द फिल्म लापता लेडीज द डे बिफोर, ये होगा सी आंसर। 168 देखिए, आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। 168 कह रहा है कि आइडेंटिफाई करें कि टेंस में, ये सेंटेंस में टेंस कौन सा यूज हुआ है। शी हैज बीन टीचिंग फॉर 10 ईयर इन दिस स्कूल, तो वो कह रहा है कि एक जो टीचिंग है वो 10 साल से वहां पर टीचिंग करवा रहा है, तो आपको नहीं लग रहा है कि 10 साल से करवा रहा है, और यहां पर प्रेजेंट में भी करवा रहा है और वो परफेक्ट भी चल रहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका डी, परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ये। 169 देखिए, विच इज द करेक्ट सिनोनिम फॉर जेंटल। जेंटल, जेंटल का मतलब क्या होता है? जेंटल का मतलब अच्छा होता है, भद्र पुरुष, अच्छा पुरुष, जेंटलमैन बोलते हैं हम। सिनोनिम यानी कि इसका मिलता जुलता, रफ, टफ, सॉफ्ट, इजी, तो इजी, सॉफ्ट, सॉफ्ट इसका सही आंसर आ जाएगा सी, जेंटल का। उसके बाद में फिल इन द ब्लैंक, द स्टूडेंट
डिसएग्रीड डॉट 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 द टीचर, टीचर से डिसएग्रीड अगेंस्ट 4 बाई 170 नंबर। द स्टूडेंट डिसएग्रीड, हम बोलते हैं ना कि मैं आपसे एग्री नहीं हूं, एग्री विद मी, एग्री विद यू, एग्री विद टीचर, तो विद इसका आंसर आएगा डी, आंसर आएगा विद। 170 का डी आंसर आ गया। उसके बाद में हिंदी है आपका, इंग्लिश हो गया यहां तक पूरा 170 तक। इंग्लिश के 20 क्वेश्चन यहां हो गए। अब हिंदी की बात करते हैं 171 से। 171 नंबर कह रहा है कि हिंदी में निम्नलिखित में किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? किरण, रश्मि, अंशु, कूल, तट, किनारा, केवट, नाविक, मल्ला, वायस, कोकिल, कुंतल। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी, वायस, कोकिल, कुंतल, ये पर्यायवाची नहीं है। 172 निम्न में से शक्ति का उपासक किसके लिए उपयुक्त शब्द है? वैष्णव, शैव, भक्त, शाक्त। तो शक्ति शाक्त, शाक्त से संबंधित है। उपासक, उपासक, शाक्त। 173 लोकोपयोग में निम्नलिखित में कौन सी संधि इस्तेमाल हुई है? गुण संधि, वृद्धि संधि, व्यंजन संधि। तो गुण संधि इसका सही आंसर हो गया 173 का। 174 निम्न में से भावात्मक उद्दित प्रत्यय से बना शब्द है? भावात्मक उद्दित प्रत्यय, लोहार, शौकीन, लकड़हारा, बुडोती। बुडोती आपका सही आंसर आ गया। 175 देखो, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध और अशुद्ध के बारे में बहुत सिंपल सिंपल वाक्य दिए हुए हैं। राम का दर्शन पाकर अहल्या धन्य हुई, बांडा फूटने पर उसकी गर्दन लज्जा से नीचे होगी, इस चिकित्सालय में सर्वोत्कृष्ट रोगों की चिकित्सा होती है, भाषा के मानकीकरण के लिए व्याकरण जरूरी है। तो शुद्ध वाक्य यही होगा डी। 176 निम्न में से फारसी उपसर्ग से बना शब्द नहीं है? गैर कानूनी, खुशनसीब, नकाबिल, दुराचारी। तो दुराचारी जो है इसमें सही आंसर आ जाएगा फारसी, ये नहीं है, बाकी फारसी भाषा से संबंधित है। 177 निम्न में से बिछोना शब्द कौन सा प्रत्यय है? बिछोना शब्द में प्रत्यय पूछा है, ना, ओना, बी, आ। तो बी आंसर आएगा ओना। निम्न में से अशुद्ध शब्द 178 सामर्थ्य, अंतर, ध्यान, रचयिता, सुरसुरसा। तो अशुद्ध शब्द की बात करें तो अशुद्ध यहां पर डाउटफुल है, ये थोड़ा था, इसको आप छोड़ दीजिए एक बार। 179 छुछुंदर के सिर पर चमेली का तेल, कहावत निम्न से अर्थ है? यानी कि कहावत बताइए, अपनी हैसियत से अधिक शेखी बगारना, रुख देकर बर्ताव करना, विचारों के अनुसार फल मिलता है, अयोग्य व्यक्ति को कीमती अच्छी वस्तु। बिल्कुल सही है, डी आंसर, अयोग्य व्यक्ति को कीमती अच्छी वस्तु। निम्न में से संयुक्त वाक्य का उदाहरण बताइए। संयुक्त वाक्य, वह पुस्तक पढ़ते पढ़ते सो गया, मैं दिल्ली गया और मेरी पत्नी आगरा, मैंने वही मकान खरीदा जहां आप रहते हो, वह लड़का बहुत बीमार है जो कल यहां आया था। संयुक्त वाक्य का मतलब का उदाहरण, मैं दिल्ली गया और मेरी पत्नी आगरा, बी आंसर होगा इसका। 181 आंखों से परे के लिए उपयुक्त एक शब्द बताइए। प्रत्यक्ष, परोक्ष, जन्मांध, दूरदर्शी। तो परोक्ष आ जाएगा आपका, आंखों से परे एक शब्द। निम्न में से किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? विलोम शब्द नहीं है, श्लाघा, प्रशंसा, विधि, निषेध, शुष्क, आर्द्र, सुलभ, दुर्लभ। तो विलोम शब्द नहीं है श्लाघा, प्रशंसा में, ए आंसर। 183 निम्न में से, ये क्या कह रहे हैं? निम्न में से बहुवृद्धि समास का उदाहरण है? बहुवृद्धि समास, बहुवृद्धि समास, बहुव्रीहि समास, शीतोष्ण, क्रोधाग्नि, त्रिनेत्र, त्रिभुज। तो बहुव्रीहि का आंसर आ जाएगा सी, त्रिनेत्र। तो 183 का आप मिलान कर लीजिए, सी आंसर। 184 का देखिए, निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? एकत्र, नीरस, मंत्रिमंडल, योगीराज। तो नीरस होगा, मंत्री ती छोटी आएगी, तो इसमें मंत्रिमंडल, मंत्री यानी कि मंत्री अलग लिखते हैं, मंडल अलग लिखते हैं तो त्रि बड़ी आती है, लेकिन एक साथ लिखते हैं तो त्रि छोटी आती है। 185 निम्न में से सही संधि विच्छेद है? सडानन, दिग्विजय, वागीश,
षणमास। तो सही संधि विच्छेद की बात करें तो दिग्विजय इसका सही संधि विच्छेद हुआ है। 186 की बात करते हैं। 186 निम्न में से भवन भुवन शब्द युग्म का सही अर्थ बताइए। घर पर्वत, घर घूमना, घर संसार, घर माता। तो इसका सही आंसर आपका आ जाएगा सी, घर संसार। 187 निम्न में से अन्वेषण का संधि विच्छेद है। अन्वेषण, अनु प्लस एषण, अन्वेषण, अन्वे प्लस एषण। तो अनु प्लस एषण। तो 187 का आप आंसर लगाइए पहला ए। 188 में देखिए निम्न में से संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण है। हवन सामग्री, तुलसीकृत, दरअसल, जलवायु। संप्रदान तो हवन सामग्री इसका सही आंसर आ जाएगा। 189 निम्न में से कौन सा युग्म अशुद्ध है? अशुद्ध पूछा है। प्रस्थान, आगमन, निष्काम, सकाम, राग, रंग, करुण, निष्ठुर। तो सी आंसर आ जाएगा आपका राग रंग, ये अशुद्ध है। 190 निम्न में से पंचरत्न का सही समास। पंचरत्न, पंचों का रत्न तत्पुरुष, पंच और रत्न द्वंद्व, पांच रत्नों का समाहार दिग्गु, पांच रत्न है जिसके बहुव्रीहि। तो इसका आंसर आ जाएगा सी, पांच रत्नों का समाहार दिग्गु। 191 में निम्न में से स्व उपसर्ग युक्त है। स्वागत, स्वेच्छा, स्वप्न, स्वकर्म। तो इसके आंसर जो है स्वेच्छा भी सही है, स्वप्न भी सही है, स्वकर्म, स्वागत। एक बार इसको राउंड कर लीजिए आप, इसको बाद में देखेंगे। 192 में निम्न में से शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द मृदंग, उज्ज्वल, अत्योक्ति, निरोग। निरोग डी आंसर आएगा, निरोग शुद्ध है। 193 में जंगल में लगने वाली आग के लिए निम्न में से एक शब्द है। वडनागल, दावानल, जठरानल, कामानल। वडवानल नहीं, दावानल होगा इसका आंसर। 193 का बी आंसर होगा दावानल। 194 निम्न में से अब्ज शब्द युग्म का सही अर्थ बताइए। कमल बादल, सूर्य वर्ष, पानी आग, संख्या समुद्र। तो आंसर लगाइए ए, कमल बादल। 195 बुद्धिहीन होने पर भी धनवान के लिए निम्न में से उपयुक्त है। आंख के अंधे गांठ के पूरे, आंधी के आम, ऊंची दुकान फीका पकवान, अटका बनिया दे उदार। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका बुद्धिहीन होने पर भी धनवान, आंख के अंधे गांठ के पूरे। 196 में देखिए निम्न में से अमीय शब्द का पर्यायवाची है। विष, आम्र, मधुप, सुधा। अमीय शब्द का पर्यायवाची विष, आम्र, मधुप, सुधा। तो अमीय का पर्यायवाची आपका आ जाएगा सुधा। 197 में देखिए निम्न में से अन्य उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। अनन्य, अनाप्त, अनुदान, अनिच्छुक। तो अन से बना उपसर्ग की बात करें तो अनुदान जो है इसमें अनु है। बाकी में देखो अन्न, 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 अन्न या अनु आ रहा है। तो सी आंसर आपका आ जाएगा। 197 का आंसर आ जाएगा क्या? सी। 198 में देखिए निम्न में से बादल शब्द का पर्यायवाची नहीं है। बादल शब्द का पर्यायवाची नहीं। मेघ, वारिद, जलजात, जलद। तो जलजात जो है इसका पर्यायवाची नहीं होगा, बाकी बादल के पर्यायवाची है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं। 199 में निम्न में से तीव्र विलोम शब्द है। तीव्र का विलोम शब्द यानी कि तेज का, तीक्ष्ण, त्यागी, मंद, मध्य। विलोम शब्द तेज का मंद हो जाएगा आपका सी आंसर। 200 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखो लास्ट वाला इसमें, वर्षा होती तो अनाज पैदा होता, निम्न में से कौन सा वाक्य है? संकेतवाचक, संदेहवाचक, विधिवाचक। 200 नंबर विधानवाचक। वर्षा होती तो अनाज पैदा होता यानी कि एक संकेत दे रहा है वर्षा का। तो ए आंसर होगा इसका। 200 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। उसके बाद में संस्कृत सब्जेक्ट है, और संस्कृत अगर आप लोगों का सब्जेक्ट है, इसमें 3 लैंग्वेज है, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, जिसमें हिंदी और संस्कृत में से एक लेना होता है। आपको उसमें इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है आगे, और आपने देख लिया होगा। तो संस्कृत अगर आप में से किसी का राय है तो मैं संस्कृत वाले आंसर बता देता हूं, आप अपना मिलान कर लीजिएगा कि संस्कृत के सही आंसर क्या होंगे। तो
नमे शब्द से योगो विभक्ति 171 का आंसर आ जाएगा आपकी तृतीय, पृष्ठी, चतुर्थी, सप्तमी, तो चतुर्थी इसका सही आंसर आ जाएगा। 172 में औपलेशिक के अस्ति संबंध कर्म आधार कर्मण, तो सी आंसर आ जाएगा आधार। औपलेशिक के अस्ति, तो 172 का आंसर आप लगा लीजिए सी। 173 देखिए कर्मधार्य समासस्य उदाहरण मृत, तो इसका आंसर आप लगा लीजिए बी कृष्ण सर्व। 174 बालक शब्द से पष्ट विभक्ते द्विवचनस्य रूपम भवति, तो बालकस्य बालकानाम बालकयो बालकेषु, तो सी आंसर आ जाएगा बालकयो। 175 राजपुरुष ईशस्य समाहिग्रहक, राज पुरुष पुरुषस्य राज्ञ पुरुष राज पुरुषम, तो इसका सही आंसर आपका आ जाएगा सी राज्ञ पुरुष। भू धातो लोटकारे उत्तमारु से बहुवचने रूपम भवति, तो इसका आंसर क्या आएगा भवाम भवाम भुवेम भविष्याम, तो 176 का आंसर लगाइए भवाम। 177 षट्कार केसु कह न गण्यते कर्णम संप्रदानम संबंध अधिकारणम, तो इसका 177 का आंसर आप लगा लीजिए सी संबंध। 178 सेवम धातो लटकारे प्रथम पुरुषे एक वचने रूपम भवति, तो इसका सही आंसर क्या आएगा असक्त असेवत असेवे असेवंत, तो इसका आंसर आएगा असेवत, पहला आंसर 178 का ए। 179 का मंतु पे प्रत्यय उदाहरणम नास्ति, तो ज्ञानम भास्वान बुद्धिमान गतमान, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका मंतु पे प्रत्यय भास्मान गतमान, तो डी आंसर आएगा इसका। 180 नंबर सम इत्सु पर्गस्य उदाहरणाम नास्ति, संस्कृत संस्कार है, सन्मार्ग है, संशोधन है, तो इसका 180 का लगाइए सी सन्मार्ग है। 181 का आंसर आपका आएगा अनुस्वार संदेह उदाहरणाम अस्ति, तो चिदानंद है, हरिवंदे कुरुपदेश हरेव, तो बी आंसर इसका आ जाएगा। 181 संस्कृत है, देख लेना। 182 अकारस्य उच्चारणाम भवति, कंठ है, तालु, मूर्धा, दांता, तो ये कंठ से संबंधित है आपका, तो ये आ जाएगा कंठ। 183 आत्मन शब्द से सप्तमी भक्ते बहुवचन से रूपम भवति, तो इसका आंसर देखिए आत्म भवे आत्मा भी आत्मासु आत्माम, तो इसका आंसर 183 का आ जाएगा सी आत्मासु। 184 गुण संदेह उदाहरणम नास्ति, तो गुण संदेह के बारे में बात की जा रही है। पठत्येक परोपकार है, रमेश है, महर्षि, तो इसका आंसर आ जाएगा ए पट्वेक गुण संदेह। 185 कथनम इत्यास्मिन पदम प्रत्यय परवर्ते, तो अनियर ल्युत धन ल्युल, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ल्युट, बी आंसर। उसके बाद में 186 देखिए विसर्ग संदेह उदाहरणामस्ति, विसर्ग संधि का उदाहरण पूछा है। हरेव लोकोस्मिन रामोस्ति षडानन, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी रामोस्ति। 187 उड़ियते इत्रम उपसर्ग पूछा है, उड़म उद उत उज, तो आंसर आ जाएगा बी उद। 188 दुर्गा शब्द से बहुवचनेरु बहुवचन पेशु इदम रूपम न भवति, दुर्गाभ्याम दुर्गाभि दुर्गाणाम दुर्गाभ्य, तो दुर्गाभ्याम इसका आंसर आ जाएगा ए 88 का। 189 का देखिए स्मर धातो विलिंग लकारे मध्यम पुरुष से द्विवचने स्मरताम स्मरिताम स्मरितम अस्मरताम, सी आंसर आ जाएगा आपका स्मरिताम। 190 अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी, यानी कि कितने नंबर आपके सही है, तो आपका इसमें सिलेक्शन होने की संभावना है बीएसटीसी में। थोड़ी देर आप और धैर्य रखें, पूरी होने वाली है क्लास,
इसके मैं आंसर लगवा देता हूं। 190 अशुद्ध शब्दम चेतन अशुद्ध, रामेशु दुर्गासु ग्रहेशु अंबासु, तो ये अशुद्ध हो गया आपका अंबासु। स्पर्श वर्णाम संति, स्पर्श वर्णाम संति कितने स्पर्श वर्ण कितने टोटल 24 30 25, तो 25 जो है स्पर्श वर्ण है। 192 तत्पुरुष समास है भवती, तत्पुरुष समास कौन सा है, तो तत्पुरुष समास अगर आप इसमें देखें तो प्रायेण उत्तर पदार्थ है, उत्तर पदार्थ प्रधान। दिग्गु समास उदाहरणाम, इसमें दिग्गु समास की पहचान करनी है आपको, तो दिग्गु समास अगर आप इसमें देखें गौर से तो डी आंसर आ जाएगा चतुरानन। 194 दा धातो वक्त प्रत्यान स्वरूपम भवति, दांत दयित दग्ध दत्त, तो 194 का आंसर लगाइए आप डी दत्त। 195 पुण्य प्लस रमते कास्य विच्छेद, तो पुण्य प्लस रमते पुनरमते, तो डी आंसर आ जाएगा आपका पुनरमते। 196 देखिए रामेण वाणेन हत्तो बाली इत्रम कर्ण पदम वर्तते, रामेण बाणेन हत्तो बाली, तो इसका आंसर आ जाएगा बाणेन बी। 197 देखिए कारक कारक इत्सिमिन पदेक पर परते है, तो इसका आंसर आपका इसमें ए बी सी डी में बी आंसर आ जाएगा न्यूल। 198 दर्शे धातो लटकारे उत्तम पुरुष एक वचने रूपम अस्ति, तो इसका आंसर आप देखिए 198 का अगर देखें तो पश्यामी, या इसका सी आंसर आएगा। 199 अच प्रत्याहारे अयम वर्णम न परिगण्यते, 199 का आंसर अगर आप देखें लर, तो है इसका सही आंसर आ जाएगा। लास्ट 200 नंबर ग्रह शब्द से संबोधने एक वचने रूपम भवती, तो 200 नंबर का हे ग्रह, ये कह रहा है हे ग्रह, तो बी आंसर, ये इसका आ गया आपका बी आंसर। तो ये था आज आपका बीएसटीसी का जो टेस्ट हुआ था, इसका आपका सॉल्यूशन आंसर की आपको पूरी लगवा दी गई है, और इसमें कुछ क्वेश्चन हो सकता है 2-3 क्वेश्चन मिस्टेक हो, और फाइनल की अगर सरकार वाली फाइनल की आ जाएगी तो उसमें आप दोबारा मैच करना। और अब मैं आपको बता देता हूं कि इस पेपर का लेवल किस प्रकार का था। अगर इसका लेवल देखें तो ये लेवल ना बहुत ज्यादा इजी था ना बहुत ज्यादा टफ था, ये एक मीडियम लेवल का पेपर था जो हर बार होता है। बीएसटीसी का पैटर्न लगभग ऐसा ही रहता है, इसमें किसी प्रकार का ज्यादा कोई चेंजेज फेरबदल नहीं होता है। तो आगे से आपको तैयारी करनी है तो आप मान के चलो कि इसी लेवल से आपको आगे बढ़ना है, तैयारी करनी है। बहुत ज्यादा हाई फाई आपको बड़े लेवल से करने की आवश्यकता नहीं है, कॉमन सेंस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप आराम से कर सकते हो। विशेष रूप से मैं गर्ल्स को बताना चाहूंगा कि L1 में रीट L1 में थर्ड ग्रेड टीचर में गवर्नमेंट ने अभी 50% आरक्षण महिलाओं को दिया है, तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है महिलाओं के लिए कि 50% सीट तो आपकी बुक होगी। उसके बाद में महिलाओं की संख्या इसमें ज्यादा रहेगी, तो ज्यादा से ज्यादा गर्ल्स बीएसटीसी का एग्जाम दें। और इस बार एग्जाम अगर आपकी तैयारी पूरी नहीं हो पाई है तो हम बैठे हैं, श्री राम क्लासेज पधारिए। और 8 जुलाई से अपना यहाँ पर नया बैच भी स्टार्ट हो रहा है बीएसटीसी का, सीईटी का। आप सीईटी की तैयारी कीजिए, बीएसटीसी की तैयारी कीजिए, लेकिन मैं तो चाहूंगा कि आप एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है उस समय नहीं भागें। आप तैयारी करने के लिए कम से कम 6 महीने पहले सोचें। आप एग्जाम का नोटिफिकेशन आ गया और उसके बाद में आप भाग रहे हो, 1 महीना 2 महीना बच्चा है या उस समय आप आ रहे हो, पहले तो आपने सोचा मैं खुद ही पढ़ लूंगा, उसके बाद में सोचा यार तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है तो चलो कोचिंग ज्वाइन कर लें। तो इस प्रकार से जल्दबाजी में अगर आप करोगे तो फिर रिजल्ट की जिम्मेदारी आपकी खुद की है, वो हमारी नहीं होगी। हमारे पास तो आप कम से कम 6 महीने पहले आ जाइए, उसके बाद में हमने जो आपको बताया है, हमने जो मटेरियल आपको दिया है, हमने जो आपको क्लास में पढ़ाया है, उससे बाहर अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप हमें कहिए। लेकिन टाइम आपको प्रॉपर तरीके से देना पड़ेगा, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, बीएसटीसी का हो या सीईटी का हो, पटवार हो, आरएस हो, एसआई हो, ग्रेड के एग्जाम हो। तो इसमें आपको भर्ती आने से पहले तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए।
भर्ती आने के बाद में तो जल्दबाजी होती है और कोचिंग वाले भी क्या करते हैं कि फटाफट बेस बनाने के चक्कर में फटाफट निपटाते हैं, तो वो थोड़ा ठीक नहीं रहता है मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से तो है कि आप साल भर आप अच्छी तैयारी करो, थोड़ा त्याग करो और आपका सिलेक्शन श्योर है। तो आज के इस पेपर में आप अपना आंसर राइट करके आप चेक कर लीजिए। अगर आपके इस पेपर में 400 प्लस नंबर बन रहे हैं तो आप मानकर चलें आपकी पहली लिस्ट में या दूसरी लिस्ट में नाम आ जाएगा। 400 प्लस का इसमें कट ऑफ रहने की संभावना है, लगभग इसके आसपास आपकी कट ऑफ रहेगी। और आपके नंबर अगर कम बढ़ रहे हैं तो आप फिर से तैयारी स्टार्ट कीजिए। लेकिन जिनके नंबर कम बने हैं तो उनको मायूस होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मौके और भी है, मौके अभी खत्म नहीं हुए। आपके पास एज है, आपकी योग्यता है, आप काबिल हैं, आप कर सकते हैं, तो जरूर आप प्रयास करते रहें। और एक बार नहीं तो अगली बार, अगली बार नहीं तो अगली बार आप प्रयास करते रहेंगे तो आपका जरूर जो है सिलेक्शन होगा। तो आज के इस अंक में इतना ही, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। जय हिंद।